आप शाहरुख खान से ये सीख लो कि एक्टिंग कैसे करनी है, आप शाहरुख खान से ये सीख लो कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होने चाहिए, बिजनेस सीख लो, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट इतना बड़ा बना दिया है, लेकिन बाकी उनसे कुछ मत सीखो। आई हैव विजिटेड मोर दैन 80 डेयरी फार्म्स, जिसमें लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, सारे डेयरी फार्म्स मैंने देखे। नेचर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन अलग अलग तरीके से चेंज हो रहा है डिपेंडिंग ऑन द साइज, बट एक्सप्लॉयटेशन 100% है। आपने क्या देखा है? देयर इज़ नो वायबल मेथड जहाँ से डेयरी इंडस्ट्री हो सके जहाँ पे जानवर का शोषण ना हो। इंडिया कारा बीफ एक्सपोर्ट में पिछले 20-30 साल से कंसिस्टेंटली टॉप 5 में है। तो अगर आप दूध पी रहे हो तो इन सब की जिम्मेदारी आपके सर पे है। दिस इज द रियलिटी। काफ़ी जिम ट्रेनर्स एग्स को वेजिटेरियन बोल के प्रमोट करते हैं कि एग्स खाना चाहिए, इसमें प्रोटीन का कंटेंट काफ़ी हाई है। उस अनफर्टिलाइज्ड एग को आपके प्लेट तक पहुंचाने के लिए दे आर केप्ट इन कन्फाइंड प्लेसेस इन द मोस्ट हॉरिबल कंडीशंस। जब वो मुर्गी अंडा नहीं दे पाती है, उसको मारा जाता है। अरे आप समझो इस बात को कि आप इतना चावल खा रहे हो, इतनी सी दाल खा रहे हो, उस दाल में भी 80% पानी है, तो आप उसके रेशियो को रिवर्स करो, सोया चंक अपने डाइट में इंक्लूड करो। जिसको नॉलेज है वो प्लांट बेस्ड डाइट से भी प्रोटीन कर लेगा, जिसको नॉलेज नहीं है वो एनिमल फ्लैश खा के भी नहीं कर पाएगा। तो मैं बहुत हैवी एनिमल फ्लैश, एनिमल प्रोडक्ट कंज्यूमर था। उसके बाद इसका चेंज इसीलिए कि एक जानवर में भी दर्द महसूस करने की क्षमता है और उसे मैं एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ, उसका शोषण कर रहा हूँ। एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं या तो अपने आप को अच्छा इंसान कहना छोड़ दूँ या फिर आई हैव टू अलाइन माई वैल्यूज़ विद माई एक्शन। सो दैट इज़ हाउ माई वीगन जर्नी स्टार्टेड। शिवम नंदी, सस्टेनेबिलिटी विद श्रेया पे आपका स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू फॉर बीइंग हियर और ये पॉडकास्ट के लिए टाइम निकालने के लिए। शिवम, जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और आपके काम से फेमिलियर नहीं है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? कि मैं एक एनिमल राइट्स एजुकेटर हूँ। आई गो टू कॉलेजेस, टेक लेक्चर्स, आई क्रिएट कंटेंट। पेज का नाम है वॉइस ऑफ वीगन्स। आई मेंटेन अ ब्लॉग ऑन वीगनिज्म। आई डिबेट वीगनिज्म के सब्जेक्ट के ऊपर, मैं लोगों से डिबेट करता हूँ, भिड़ता हूँ। बस यही है। और ज़िंदगी का लक्ष्य ये है कि छोटा लक्ष्य ये है कि भारत को विश्व का सबसे पहला वीगन देश बनाना है। एंड बड़ा लक्ष्य ऑफ कोर्स ये है कि पूरे दुनिया को वीगन बनाना है। आपके मुंह में वीगन घी और शक्कर फॉर दैट, बट आज कोई डिबेट नहीं होगी बिकॉज आई एम ऑलरेडी ऑन योर टीम। एंड मैं ये Hopefully. टॉपिक को काफ़ी अच्छे से पर्सनली समझती हूँ, बट आई नो कि आप एक बंगाली फैमिली से आते हैं। आपकी आई थिंक अपब्रिंगिंग लखनऊ में हुई है। तो बंगाली फैमिली से आना, लखनऊ में बचपन बिताना, वहाँ से नॉनवेज भी नहीं खाना, ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मैं हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन फैमिली से तो आता हूँ और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था। आई वॉज फॉन्ड ऑफ इट, टेस्ट एस्पेक्ट से भी, प्लस ऐसा मैं मानता था कि फ़िटनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं बहुत हैवी एनिमल फ्लैश, एनिमल प्रोडक्ट कंज्यूमर था। उसके बाद इसका चेंज, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब प्लांट बेस्ड फिटनेस को लेके मैं इट वाज लाइक अ फैड कि मैंने कहीं पे सुना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई किया जाए। एंड यू विल नॉट बिलीव कि ऐसे करके मैंने कुछ लोगों को फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया एंड दे वर काइंड इनफ कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उसमें से 1-2 लोग वीगन थे जो सुबह शाम वो कहते हैं ना गिल्ट ट्रिप देने वाले पोस्ट करते थे। दैट वन गर्ल, आई एम स्टिल फ्रेंड्स विथ हर। एंड वो कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है, वो एक बस रेगुलर फेसबुक यूज़र जो बीच बीच में वेगनिज्म पे ऐसे पोस्ट, अकाउंटेबिलिटी वाले पोस्ट डालते थे ना, वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई थी। एंड एवरी टाइम उसके बाद जब मैं एनिमल फ्लैश कंज्यूम करता था तो वो मेरे दिमाग में वो चीज़ चलता था कि अंदर से मैं खुद से सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या ये सही है कि गलत है। और जितने आर्ग्यूमेंट आज देते हैं लोग वीगनिज्म के अगेंस्ट में, ये सारे आर्ग्यूमेंट्स जिस पे मैं आज डिबेट करता हूँ लोगों से, ये डिबेट मैंने पहले खुद से की है। मैंने ये सारे आर्ग्यूमेंट्स खुद को प्रेजेंट किए थे कि यार नहीं, ये तो ऐसे तो प्लांट्स का भी होता है। फिर जाके सर्च किया, फिर डिटेल में घुसे, करते 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 एक समय में ऐसा आ गया कि ये सवाल मैं पूछने लगा कि क्या मैं खुद को एक अच्छा इंसान भी मान सकता हूँ अगर मैं जानवरों के साथ ये कर रहा हूँ।
और मैंने बहुत कोशिश करी बिकॉज मतलब आई वॉज फॉन्ड ऑफ ईटिंग कबाब्स, बिरयानी इन लखनऊ, जो भी सुनते जिनको मुगलाई पता है। मुगलाई cuisine हाँ, मुगलई कुजीन, इट्स नोन फॉर इट, राइट? तो उस चीज़ को चेंज करने के लिए मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली चैलेंज किया। आई कुड नॉट कम अप विद अ रीज़न एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं या तो अपने आप को अच्छा इंसान कहना छोड़ दूँ कि मेरे पास प्रिविलेज है, मैं जानवरों का शोषण कर रहा हूँ, तो या तो आई शुड टेक द अकाउंटेबिलिटी कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, या फिर आई हैव टू अलाइन माई वैल्यूज़ विद माई एक्शन। सो दैट इज़ हाउ माई वीगन जर्नी स्टार्टेड। इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 years नाउ। वाह! तो आपको मांस खाना गलत क्यों लगा? इसीलिए कि एक जानवर जिसमें संवेदनशीलता है, जिसे हम इंग्लिश में सेंटियंस कहते हैं, फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग, कि उसमें भी दर्द महसूस करने की क्षमता है, और उसे मैं एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ, उसका शोषण कर रहा हूँ, क्योंकि वो मुझसे वापस उठ के झगड़ नहीं सकता है। समाज ऐसा क्रिएटेड है कि उसके पास में ये ताकत नहीं है कि वो मुझसे पलट के अपने मेरे शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा ले, विच इज़ वेरी सिमिलर टू, अगर आप कोई भी सोशल जस्टिस मूवमेंट उठा लो, बट आई टॉक अबाउट फेमिनिज्म। फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम औरतों को दबा के रखा गया था कि वो अपने शोषण के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाती थी, बट देन कुछ लोग आगे बढ़ के आए एंड दे फॉट फॉर इक्वल राइट्स। तो सेम थिंग है कि आई वॉज इन अ प्रिविलेज्ड, आई वॉज इन एन ऑपरेसर पोजिशन विथ माई रिलेशनशिप विथ एनिमल्स। तो उस प्रिविलेज का फ़ायदा उठा के उनको डोमिनेट करना मेरे हिसाब से ये मॉरली गलत है, नैतिक हिसाब से गलत है। इट डजेंट मैटर क्या रिलेशनशिप है, इस केस में इट्स अ ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप, इट कैन बी अ मैन वुमेन रिलेशनशिप और एनी अदर रिलेशनशिप, जहाँ पे डोमिनेशन की बात आती है, वो नैतिक रूप से मेरे हिसाब से गलत है। आपने जो फेमिनिज्म का भी पॉइंट बताया, एनिमल राइट्स में भी फेमिनिज्म होना चाहिए, एटलीस्ट लाइक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव होना चाहिए, बिकॉज हम फीमेल बॉडीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं। नहीं, काफ़ी लोग समझते नहीं हैं कि डेयरी इंडस्ट्री में गाय के बॉडी को हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कि बार बार उनको इम्प्रेगनेट करना, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करना। आप पोल्ट्री इंडस्ट्री ले लो, एग इंडस्ट्री ले लो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये फेमिनिस्ट एजेंडा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, एंड नॉट बिकॉज कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ इट, बट इन जनरल अगर मैं फेमिनिज्म पे और थोड़ा ब्रॉड लेवल पे बात करूँ, तो उसके बहुत सारे फंडामेंटल एक्शन पॉइंट्स है, जिसमें से एक है बॉडी ऑटोनॉमी, कि किसी भी संवेदनशील प्राणी के पास ये हक होना चाहिए कि अपने शरीर के साथ क्या करे, या एटलीस्ट किसी और के पास ये हक नहीं होना चाहिए कि वो किसी और के शरीर के साथ क्या करेगा। तो किसी भी इंडस्ट्री में, कोई भी एनिमल इंडस्ट्री आप उठा लीजिए, डजेंट मैटर कि आप हेंस की बात करें, कि हम डेयरी की बात करें, किसी की भी बात करें, हर इंडस्ट्री में एनिमल्स को अलग अलग तरीके से इंसान एक्सप्लॉइट करता ही है। आपने डेयरी इंडस्ट्री की बात करी, उसमें ऑफकोर्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को वायलेट किया जाता है, मदरहुड डिस्ट्रॉय किया जाता है, एक माँ को अपने बछड़े से अलग किया जाता है। और जितने भी लोग इस भ्रम में रह रहे हैं, आई थिंक विल ऑफ कोर्स डिस्कस दैट कि ऐसा नहीं होता, इंडिया में नहीं होता है। आप जाके ज़रा डेयरी फार्म विजिट करिए। आई हैव विजिटेड मोर दैन 80 डेयरी फार्म्स इन द पास्ट 3.5 years, जिसमें लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, सारे डेयरी फार्म्स मैंने देखे। नेचर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन अलग अलग तरीके से चेंज हो रहा है डिपेंडिंग ऑन द साइज, बट एक्सप्लॉयटेशन 100% है। एंड आई थिंक एनीवन, कोई भी इंसान जो किसी भी सोशल जस्टिस मूवमेंट की बारीकियों को समझता है, फॉर एग्जांपल हम फेमिनिज्म की बात करें, तो फेमिनिज्म के आप फंडामेंटल्स को समझते हो कि डोमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन गलत है, तो आपको 100% वीगन होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। प्लीज़ एक्सपैंड योर सर्कल ऑफ कंसर्न। जनरली मैं बोलता हूँ एक्सपैंड योर सर्कल ऑफ कंपैशन। आई बिलीव कि जो ऑलरेडी फेमिनिस्ट है उनमें कंपैशन है, अपने सर्कल ऑफ कंसर्न को और बढ़ाइए, सोचिए औरों के बारे में, उनके साथ क्या हम कर रहे हैं। सो या आप बता रहे थे कि इंडिया में ऐसा नहीं होता है, काफ़ी लोग मानते हैं कि हमारे देश में हम गाय को गौ माता मानते हैं। हम जो डेयरी इंडस्ट्रीज़ में हमारी जो प्रैक्टिसेस है वो वेस्ट जैसी नहीं है। पर आप कह रहे हैं कि 80 से ज़्यादा डेयरी फार्म्स आप विज़िट कर चुके हैं। आपने क्या देखा है?
तो सबसे पहली बात तो ये जो माता मानते, मेरा तो ये मानना है फंडामेंटल लेवल पे कि मतलब जिसको भी हमने माता माना है हमने उसका शोषण ही किया है, चाहे वो इंसान में भी औरतों की हम बात करें या जानवरों की बात करें, तो पहले तो उनको ये सब मानना छोड़ दीजिए, आप बेसिक रिस्पेक्ट दीजिए। क्योंकि इसका कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि जनरली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो माँ है तो वो हमारे लिए कुछ देगी, हम हमारा पालन पोषण करेगी और हमें क्या कहते हैं दूध देगी। तो ऐसा नहीं है, वो अपने बच्चों के लिए दूध बना रही है। कोई भी फीमेल मैमल अपने बच्चों के लिए दूध बनाती है एंड देन वो दूध हम उससे स्नैच कर रहे हैं अपने कंजम्पशन के लिए। हो सकता है कई साल पहले शायद कभी ऐसा रहा हो कि किसी ने डोमेस्टिकेट किया हो काऊ को अपने घर में, जैसे हम आज डॉग्स को करते हैं, शायद शुरुआत कहानी की वहाँ से हुई हो। लेकिन इंसान इतना घटिया है कि फिर किसी को लगा कि अच्छा थोड़ा सा दूध एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम इसको कैसे बिजनेस में कन्वर्ट कर ले, करके आज हम इस पोजीशन में आ चुके हैं। देयर इज़ नो वायबल मेथड जहाँ से डेयरी इंडस्ट्री हो सके जहाँ पे जानवर का शोषण ना हो। वेस्ट में और इंडिया में फ़र्क बस टेक्निक्स का है। लार्ज स्केल डेयरी फार्म में तो इंडिया इज़ एट पार विथ वेस्ट, वहाँ भी मशीन्स का यूज़ हो ही रहा है वैसे। लेकिन जनरली लोगों के दिमाग में स्मॉल स्केल डेयरी फार्म का आता है तो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे मशीन्स का यूज़ नहीं हो रहा है तो इसके लिए एथिकल है। बट फंडामेंटल प्रॉब्लम है ही है कि दूध उसके बच्चे का हक है। सेकेंडली, दूध मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक किसी को भी प्रेग्नेंट होना पड़ेगा। इंसानों में, इफ़ आई टॉक टू एनी वुमेन, एनी ऑफ माई फीमेल फ्रेंड्स, माई पार्टनर, किसी से भी बात करे, आपसे बात करे, अगर किसी को बच्चा करना भी है, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि 1 या 2 या आज की डेट में मैक्सिमम हो गया तो 3 प्रेगनेंसी के ऊपर जाए। पूरा घर क्या कहते हैं हेल्प करता है रिकवरी के लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी इज़ इतना टैक्सिंग प्रोसेस बोथ फिजिकली एंड इमोशनली। कम से कम 2-3 साल का तो रिकवरी पीरियड है। कॉर्पोरेट में मैटरनिटी लीव होता है, इन जानवरों के लिए कोई मैटरनिटी लीव नहीं है। इनफैक्ट इनका मैटरनिटी ही बिजनेस है। अब लोग बोलेंगे नहीं, आप जानवर और इंसान को नहीं कंपेयर कर सकते। वैसे तो कर सकते, लेकिन चलो ठीक है, एक बार को मान लेते। किसी के घर में कोई फीमेल डॉग अगर है, देन ऑल्सो दे मेक श्योर कि इतनी प्रेगनेंसीज ना हो। कौन कराता है इतनी प्रेगनेंसीज? अगेन वो जो ब्रीडर है जिसको बेच के पैसे कमाने, देन फिर वो रिश्ता नहीं बचा ना, फिर तो आप एक्सप्लॉइट ही करना चाह रहे हो। तो डेयरी एनिमल्स को भी कंटिन्यूअस साइकिल्स ऑफ प्रेगनेंसी बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दिया जाता है। एंड देन वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मेथड्स ऑफ प्रेगनेंसी जो उभर के इंडिया में आ रहा है, ऑलरेडी इंडिया में अराउंड 30% कवरेज है, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। डिटेल में नहीं जाएंगे, बट जितने भी लोग देख रहे हैं, बस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गूगल में इमेज सर्च करना और देखना, आप उसको क्या कहोगे कि एक फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स में कोई हाथ डाल के उसको इम्प्रेगनेट कर रहा है। दैट इज़ द रियलिटी। उसके बाद जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, जब प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा होता है, इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि बच्चा अगर है और आप डेयरी को एज अ बिजनेस चला रहे हो, तो बच्चा जब नर बछड़ा होगा, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दैट मेल काफ? डेयरी इंडस्ट्री में तो कोई यूज़ नहीं है ना। जितने भी लोग बोलते नहीं हम गाय को माता की तरह रखते, भाई सिंपल, अगर कोई स्पेसिफिकली जो साइंस बैकग्राउंड वगैरह से है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल के चीज़ होता है, वो एक्सप्लोड करेगा उनका नंबर। एक मतलब अगर 2 गाय से चालू करोगे आप और उनको प्रेग्नेट कराते जाओगे, और फिर उसमें तो जो फीमेल होगी उसको फिर 2 साल बाद उनको भी प्रेग्नेट कराओगे, ऐसे करते करते आप 10 साल में कुछ नहीं तो 70-80 जानवर हो जाएंगे। कौन रखेगा इतना बड़ा जानवर? इतना सारा कॉस्ट एसोसिएट होता है। और आप किसी भी डेयरी फार्म में चले जाओ, उनके पास में हमेशा लिमिटेड नंबर ऑफ डेयरी एनिमल्स होंगे, सब के सब, या मेजॉरिटी ऑफ देम फीमेल्स होंगे, मेजॉरिटी ऑफ देम अपने उस एज में होंगे जहाँ पे वो दूध दे पा रहे। बूढ़ी माताएं कहाँ गई? मेल काफ्स कहाँ गए? एंड जवाब इसका है कि बीफ इंडस्ट्री और लेदर इंडस्ट्री में जाता है, जहाँ पे फिर लोग बोलते हैं कि इंडिया में तो बीफ नहीं चलता है। तो अगेन इंडिया में काऊ प्रोटेक्शन है, बट 80% दूध जो भारत में कंज्यूम हो रहा है, क्लोज टू 80%, कम्स फ्रॉम बफेलोज या फिर हाइब्रिड काउस। तो वहाँ पे कोई एज सच रोक टोक नहीं है। एंड इसके लिए इंडिया कारा बीफ एक्सपोर्ट में टॉप 5 में आज से नहीं, पिछले 10 साल से भी नहीं, पिछले 20-30 साल से कंसिस्टेंटली टॉप 5 में है। एंड ये पूरा एक सिंगल सप्लाई चेन है। ऐसा नहीं कि डेयरी इंडस्ट्री और बीफ इंडस्ट्री और लेदर इंडस्ट्री लाइक आइसोलेटेड इंडस्ट्रीज नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट करती है। तो अगर आप दूध पी रहे हो तो इन सब की जिम्मेदारी आपके सर पे है। अब आपको ये बात अच्छी लगे बुरी लगे, वो आपका आउटलुक है।
आपका ऑनेस्टी, आपका एक्सेप्टेंस है, लेकिन दिस इज़ द रियलिटी। एंड जितने भी लोग इस बात से बचने की कोशिश करते कि नहीं अगर अच्छे से निकाले तो हम ले सकते हैं, तो प्लीज़ आप मतलब आप रियलिटी से इतने दूर हो कि कुछ कहने को नहीं। एज सिंपल एज मतलब इग्नोरेंस की सीमा पार करा दो, वो इग्नोरेंस और लॉजिक की सीमा पार हो चुकी है कि अगर कोई बोलता है कि नहीं हम तो अच्छे से रखते हैं, अच्छे से कोई बिजनेस ही नहीं बन सकता है। हम गौशाला, हमारा दूध तो गौशाला से आता है। हाँ, तो ये एक और चीज़ है कि गौशाला और डेयरी बिजनेस दे आर डिफरेंट। गौशाला इज व्हाट, गौशाला का मतलब क्या है कि काउ शेल्टर, शेल्टर होता है जहाँ पे किसी को हम रखते हैं संभालने के लिए कि उसको कोई बीमारी है हम उसका ख्याल रखते हैं। जो बिजनेस हो रहा है फिर वो डेयरी बिजनेस है, वो गौशाला नहीं है। वो गौशाला अगर गौशाला के नाम पे दूध बेच रहा है देन इट इज़ बिजनेस, एज सिंपल एज दैट। और गौशाला की भी इंडिया में लिमिटेड कैपेसिटी है क्योंकि प्रेगनेंट इतनी इंडिया आई थिंक इज़ द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ मिल्क। हर कोई दूध पी रहा है किसी न किसी फॉर्म में, और हर साल प्रेगनेंसी अगर ऐसे जानवरों का हो रहा है तो उनका एक एग्जिट मैकेनिज्म चाहिए ना, क्योंकि 10 साल की उम्र के बाद वो दूध नहीं दे पाते लगभग, क्योंकि इतनी सारी प्रेगनेंसी होती है। पहली प्रेगनेंसी 2 या 3 साल की उम्र पर अगर कराओ तो 6-7 साइकिल्स ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब 10 साल की उम्र के बाद में दूध देते भी है तो उसका दूध का प्रोडक्शन बहुत कम होता है, उनके लिए मुनाफा नहीं होता उसमें। सो दे पुट देम आउट ऑफ द सिस्टम। व्हाट डज इट मीन? उनको कहाँ छोड़ेंगे? गौशाला में कितने गौशाला में डालते जाओगे? दे लिव अप टू द एज ऑफ 20 ईयर्स ओल्ड, राइट? तो कैपेसिटी नहीं, ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए देयर हैज़ टू बी द एग्जिट मैकेनिज्म जो कि है किलिंग ऑफ दीज एनिमल्स। एंड ये तो वर्गीस कुरियन ने कहा है इंडिया में, जिनको कहते हैं वाइट रेवोल्यूशन जो लाए थे, उन्होंने ये बात कहा है कि इसको डेयरी को सस्टेनेबली चलाने के लिए एक प्रॉपर एग्जिट मैकेनिज्म विच इज़ एसेंशियली अ फैंसी यूफेमिस्टिक वे ऑफ सेइंग कि इनको मारना पड़ेगा, कसाई खाना। कसाई खाना। हम्म। So that is the reality of dairy industry. It's built on animal exploitation, as simple as that. तो ये गौशालास में भी होता है। हाँ, कुछ गौशाला है जहाँ पे genuinely टेक केयर करते हैं, बट अगेन वही कि वो हमें समझना पड़ेगा गौशाला एंड डेयरी बिजनेस आर डिफरेंट थिंग्स। बहुत सारे ऐसे गौशाला है जो गौशाला नहीं है, बस नाम यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ लाइक कि मतलब लोगों को समझने के लिए कि ऑर्गेनिक के नाम पे कुछ भी दे रहे, इस तरीके से चल रहा है। इट इज़ मार्केटिंग गिमिक। एक ब्रांड है, मैं उनके नाम को थोड़ा चेंज कर दूंगा ताकि कुछ कोर्ट केस ना हो जाए इन पे। लक्ष्य शल्पा, लेट्स कॉल देम दैट, राइट? वन ऑफ आर एक्टिविस्ट फ्रेंड विजिटेड देयर डेयरी फार्म। वो क्लेम करते हैं कि हम गाय को बहुत अच्छे से रखते हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर लक्ष्य शल्पा का प्रमोशन कर रहे हैं कि यहाँ गाय को बहुत एथिकली रखा जाता है। ही फाउंड द सेम थिंग कि वहाँ पे है ही नहीं, जितने भी थे सबके सब फर्टाइल गाय थे, कोई भी बच्चे नहीं थे, कोई भी बूढ़ी माँ नहीं थी, सबके सब जो अच्छे से दूध दे रहे हैं, ये था। मैं भी काफ़ी गौशालास गई हूँ ये देखने के लिए। एक भी मेल बच्चा नहीं था, एक भी नर बच्चा। मैंने जब पूछा कि मेल काफ यहाँ पे क्यों नहीं है, सारे के सारे फीमेल है, तो बोले नहीं हम वो मेल काउस को ऐसी जगह देते हैं जहाँ उनका स्लॉटर नहीं होता है। तो कौन रख रहा है? मैं तो खोज रहा हूँ इन लोगों को, कौन ऐसे, मतलब एक जगह होना चाहिए ऐसा एक मैजिकल जगह जहाँ पे भर भर के मेल काफ्स है। मेल काफ्स है, हाँ। नहीं है कुछ जगह ऐसा। इट्स एन अनफॉर्चुनेट रियलिटी विच नो वन वांट्स टू एक्सेप्ट। पीपल इन पावर नो दिस, एंड जो लोग कंज्यूमर है उन्होंने बस इग्नोरेंस में जी रहे, आंखें बंद कर ली है कि आसपास खून हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, लेकिन हमने आंखें बंद कर रही है, हमने अज्यूम कर रहे हैं कि नहीं सब हंगी डोरी है, सब बढ़िया चल रहा है। पैसे मिल रहे हैं, पैसे तो उनको मिल रहे हैं जो मतलब इस बिजनेस में। आई एम टॉकिंग अबाउट द कंज्यूमर्स। जो कंज्यूमर है जिनको लग रहा है कि शोषण नहीं हो रहा है, उनकी हालत वही है कि आंखें बंद कर ली है और आसपास पूरा वायलेंस छाया हुआ है, लेकिन उनको लग रहा है कि नहीं सब बढ़िया चल रहा है लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज जो बिलीफ होती है कि हम वेजिटेरियन है तो हम एथिकल है, वेजिटेरियन है तो हम किसी का मर्डर नहीं कर रहे, दूध के लिए किसी जानवर का किसी जानवर की हिंसा हम नहीं करते, डेथ नहीं होती डेयरी से। तो आई थिंक ये बहुत कॉमन बिलीफ है कि वेजिटेरियन होना एथिकल है। प्योर वेजिटेरियन जिसको कहते हैं हम, शुद्ध शाकाहारी है। हाँ, तो शुद्ध शाकाहारी के रूट्स क्या है, इस पे बहुत सारा डिबेट है पॉलिटिकली, कि कास्टिज्म अंडरटोन्स है उसमें, जिसके बहुत सारे डॉक्यूमेंटेड केसेस भी है। एंड देन देयर इज़ ऑल्सो लोग जो ये बोलते हैं कि नहीं, शाकाहारी का कॉन्सेप्ट आया है बिकॉज ऑफ एनिमल्स, कि एनिमल के नज़रिए से सोचा है। पास्ट क्या रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, और ना मेरा उसमें कोई एक्सपर्टीज़ है कि पास्ट क्या रहा है।
आई एक्नॉलेज कि प्योर वेजिटेरियनिज्म के नाम पे कास्टिज्म इस देश में हुआ है और अभी भी होता है. आई कंप्लीटली एक्नॉलेज दैट. मेन पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन एक डाइट है, एक ह्यूमन सेंट्रिक सोच है. मानव की नज़र से ये एक सोच है कि डाइट है ये, कि मैं ये खाऊं कि मैं वो खाऊं, कौन सा मेरे लिए अच्छा है, कौन सा मेरी शुद्धि के लिए अच्छा है, कौन सा मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है. वीगनिज्म इस लीग में नहीं आता. इसके लिए मेरे को थोड़ा नहीं काफ़ी चिढ़ मचता है जब लोग वीगनिज्म वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन को एक तराजू में तौलते हैं, एक ट्रैक में बात करते हैं. वीगनिज्म शुड बी टॉक्ड अबाउट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फेमिनिज्म. वीगनिज्म की बात तब करनी चाहिए जब हम जातिवाद के खिलाफ बात करते हैं. इट इज़ अ सोशल जस्टिस मूवमेंट जो ह्यूमन सेंट्रिक नहीं है. तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वाले डिबेट में वो अभी भी ह्यूमन सेंट्रिक है. अगर आप वेजिटेरियन इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो रील्स देखता हूँ, वो लोग हमेशा बात करते हैं कि हमें नॉनवेज खाना क्यों नहीं खाना. एक लेडी है, वो भगवत गीता इन्फ्लुएंसर है, वॉट एवर दैट इज़, ठीक है. तो वो उनका वीडियो देख रहा था मैं, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये तामसिक है हमारे, ये वो. अगेन ये खाने में कुछ प्रॉब्लम है, हमें इम्प्योर कर देगा, हम अपने नज़र से सोच रहे. वीगनिज्म अपने मतलब वी हैव टू बी वेरी हम्बल. सबसे पहले तो अपनी जो एम्पैथी का लेवल बढ़ाओ, सोचो जानवर की नज़र से. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वीगनिज्म और वेजिटेरियनिज्म में देयर इज मतलब डिफरेंस क्या, मतलब वो सेम यूनिवर्स में भी नहीं है. बट दैट बीइंग सेड, इन माई लिमिटेड एक्सपीरियंस ऑफ 5 years टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल डूइंग एक्टिविज्म ऑन स्ट्रीट एंड अदरवाइज, मुझे ऐसे बहुत लोग मिले हैं जो वेजिटेरियन है फॉर द एनिमल्स. एंड आई एम विलिंग टू बिलीव ऐसे इंडिया में लोग हैं. एक जैन कम्युनिटी इसमें उनका नाम सबसे पहले आता है कि उनको बचपन से ये सिखाया जाता है कि वेजिटेरियन क्यों बनना है. अनलाइक अ लॉट ऑफ अदर वेजिटेरियन जहाँ पे इट इज़ जस्ट ए डाइट, उनको सिखाया जा रहा है. और ऐसे और भी बहुत लोग हैं जो अपने आप ही ये मानते हैं कि वेजिटेरियन हम जानवर के लिए है. वो हमारा, आपका और मेरा नंबर 1 टारगेट ग्रुप होना चाहिए जिन तक हमें वीगनिज्म की बात पहुंचानी है. बिकॉज वो ऑलरेडी प्रो एनिमल है, वो एनिमल की नज़र से सोच रहे. उनके पास शायद इन्फॉर्मेशन की कमी है कि डेयरी इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता है, और उनको एनिमल एथिक्स एट अ ब्रॉड लेवल नहीं पता है कि हमें जानवर को किसी भी फॉर्म ऑफ कंजम्पशन की तरफ से नहीं देखना है, कि जानवर इंसान के सेवन के लिए नहीं बने. तो ये मैसेज उन तक पहुंचाना, तो ऐसे लोगों को खोज खोज के उन तक पहुंचना है हमको. सो दैट इज़ द मेन थिंग. ये ईजी वो है, ईजियर ग्रुप है हमारे लिए. या जीव दया अहिंसा. तो वीगनिज्म ये देश में इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? देखिए, वीगनिज्म पूरे विश्व में कंट्रोवर्शियल है. इंडिया में उसकी कंट्रोवर्सी अब दिखनी चालू हो गई है बिकॉज ऑफ वीगन्स एंड एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट शोर मचा रहे. शोर मचा रहे. एंड मेरा ये थ्योरी है, अगर इसको मैंने टेस्ट नहीं किया, वो डेटा नहीं है मेरे पास, लेकिन थ्योरी है, मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, आपके ऑडियंस के साथ, कि बाकी किसी भी सोशल जस्टिस मूवमेंट में खुद को फेक करना बड़ा आसान है. फेमिनिज्म में परफॉर्मेटिव फेमिनिज्म बोल के एक चीज़ होती है. अंदर से एकदम भरे हुए सेक्सिस्ट लोग हैं, लेकिन कैमरा के सामने आके सेलिब्रिटीज होते हैं, कैमरा के सामने आके बहुत बड़ी बड़ी इक्वल राइट्स की बातें कर रहे हैं. या फिर कास्टिज्म ले लो, कुछ भी ले सकते हो ऐसे. तो परफॉर्मेटिव सोशल एक्टिविस्ट बनना आसान है. वीगनिज्म इज़ द ओनली थिंग जहाँ पे आप फेक नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपने लाइफस्टाइल में वो चेंजेस दिखाने पड़ेंगे. दिख जाएगा ना वो, कि आप जो क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, ये इमीडिएटली चेंज करके दिखाना पड़ेगा. इंडिया में मतलब हंसी की बात है, इतने लोग हैं जो वैसे मतलब कास्टिज्म को प्रमोट करते हैं, लेकिन जैसे ही ब्लैक लाइव्स मैटर की बात आती है तो हैशटैग BLM लगा के अपने आप को दिखा दिया कि वी आर अगेंस्ट रेसिज्म. अब है कि नहीं पता, लेकिन हैशटैग BLM से अपना काम चल गया, अपने बन गए हीरो अपने समाज के सामने कि देखो भाई हम तो अच्छे इंसान हैं. वीगनिज्म इज़ द ओनली सोशल जस्टिस मूवमेंट जहाँ पे आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा. लिप सर्विस से काम नहीं चल सकता है वहाँ पे. तो इसके लिए जब एनिमल राइट्स मूवमेंट में जब हम शोर मचा रहे हैं और लोगों को अकाउंटेबल पकड़ रहे हैं, देन वो चुप नहीं रह सकते. वो परफॉर्मेटिव वीगनिज्म नहीं कर सकते. तो दे आर ट्राइंग टू कॉम्बैट दिस विथ स्टूपिड नैरेटिव्स, एंटी वीगन नैरेटिव्स. तो इसके लिए वो कंट्रोवर्शियल हो रहा है. दैट इज़ वन रीज़न. सेकेंडली, वीगनिज्म में एक जो सबसे बड़ा चेंज करना होता है वो है अपने खाने को. एंड इंसान का जो सबसे बड़ा जो मतलब आई डोंट नो इफ आई शुड यूज़ द वर्ड लस्ट, लेकिन खाने को लेके जो ये है ना कि मतलब होर्डिंग टेंडेंसी,
वो बहुत ज़्यादा है। एंड खाने को लेके अनहेल्दी रिलेशनशिप्स है लोगों के, तो वो चीज़ चैलेंज होता है, तो उसको लेके भी लोग बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल, सेंटिमेंटल होते हैं। सेंटिमेंटल होते हैं, डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, हम्म तो वो चीज़ है। दैट इज़ वाई इट्स कॉन्ट्रोवर्शियल। एंड द थर्ड थिंग इज बिकॉज ये खाना इन्वॉल्व है, तो इंडिया में खाना इज़ नॉट फ्री फ्रॉम रिलीजन, कहीं ना कहीं से किसी न किसी रिलीजन में घुस आता है। अभी एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस, अभी हम जस्ट दुर्गा पूजा ख़त्म हुआ है, हम्म। तो वहाँ पे दुर्गा पूजा में बंगालीज़ में है ये कि बहुत सारा नॉनवेज खाना है। सो आई जस्ट मेड अ वीडियो फॉर इट। तो अगेन इतने सारे बंगाली इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर बात किया कि नहीं, माँ दुर्गा को तो हमें नॉनवेज खिलाना होता है। या जब हम ईद पे बात करते हैं कि मुस्लिम्स को सैक्रिफाइस करना होता है और फिर उसको गरीबों में बांटना होता है, ये सारी चीज़ें, तो इट इज़ वेरी क्लोजली टाइड अप विथ रिलीजन. Because of these factors, it is controversial on multiple fronts. The common denominator in all of these controversies is कि इन सब में हम अगेन इंसान की नज़र से सोच रहे हैं, अपनी नज़र से सोच रहे हैं, सेल्फिश नज़र से सोच रहे हैं, हम सामने वाले की नज़र से नहीं सोच रहे। एम्पैथी हमारा एकदम डाउन है, इसके लिए ये इतना प्रॉब्लमेटिक है। या बट वो दूसरा भी एंगल है कि आप रिलीजन की बात कर रहे हैं। अगर आप सावन का महीना ले लो, या आप जैनिज्म की बात की थी, बुद्धिज़्म की बात की थी, अहिंसा नंबर 1 प्रिंसिपल है वहाँ पे भी। और आई थिंक शिव भगवान के टाइम पे भी हर एक लाइफ में, वेदर कोई भी एनिमल हो, उसको उसमें भगवान है ऐसे माना जाता था। तो एक तरफ से रिलीजन मॉरल कंपस भी दिखाता है आपको और बोलता है कि एनिमल्स को नहीं खाना चाहिए, और दूसरी तरफ रिलीजन ये भी है कि हम भगवान के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं ये जानवर को। तो क्या कोई भगवान मैंडेट करता है कि आप लिविंग बीइंग को आप हार्म पहुंचाए या उनका मैंने ये क्वेश्चन, बहुत सारे इसमें व्यू पॉइंट है। किसी कोई अगर थियोलॉजी के प्रोफेसर हो या उस पर उनका पकड़ हो, तो वो काफ़ी वेरीड व्यू पॉइंट दे सकते हैं। क्या भगवान मैंडेट करता है? अब ये बहुत अपने आप में कंट्रोवर्शियल है। अलग अलग भगवान को हमें पकड़ के देखना पड़ेगा कि उन्होंने क्या कहा है, नहीं कहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लाम में अगर बात करें, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ये मैंडेटरी है। एट द सेम टाइम दे आर वीगन्स जो मुस्लिम्स है, एंड वो बोलते हैं ऐसा मैंडेटरी नहीं है। अभी उसमें स्क्रिप्चर्स में जाएंगे तो अलग अलग प्रूफ्स निकल के आते हैं कि है कि नहीं है, बट मेरा ये मानना है रिलीजन में मैंडेट या नॉन मैंडेट जो है वो स्क्रिप्चर्स से आता है। एंड स्क्रिप्चर्स में सिर्फ ये नहीं मायने रखता है कि क्या लिखा हुआ है, स्क्रिप्चर्स में ये भी मायने रखता है कि क्या समझा जा रहा है। आपने स्क्रिप्चर्स पढ़ा और आपने मुझे क्या समझाया, मैंने अपने अगले वाले को क्या समझाया, देन इसीलिए तो ट्रांसलेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। इसीलिए तो रिलीजन के नाम पे ही तो लोग इंसान को भी मार देता है। तो वो बोल रहा है कि नहीं ये तो मैंडेट है, हो सकता है हो, नहीं हो सकता है नहीं हो। मेरा उस पर मतलब आई हैवंट रेड इनटू इट। मेरा बस ये मानना है कि एट द एंड ऑफ द डे कोर फंडामेंटल वैल्यूज़ क्या है, आपका रिलीजन से आप क्या सीख रहे हो। क्या करुणा एक कोर फंडामेंटल वैल्यू है, अहिंसा कोर फंडामेंटल वैल्यू है, ये मूल धारा है कि नहीं है, ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। एंड पर्सनली ये मानता हूँ मैं कि किसी भी चीज़ को बिलीफ के साथ साथ आपका क्यूरियोसिटी भी होना चाहिए, क्वेश्चनिंग एबिलिटी होना चाहिए। तो कुछ रिलीजन्स में इसको प्रमोट किया जाता है कि आप क्वेश्चन करो, सीखो। बट अगेन वही है कि वो रिलीजन में भी लोग कैसे क्या समझते हैं, अपनी अपनी डेफिनेशन सबने बना रखी है। कट्टरवाद आज की डेट में हर रिलीजन में ही चला आ रहा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि उस रिलीजन के ओरिजिन में ऐसा था कि नहीं था। इट डजंट मैटर। अगेन मैं बार बार कहता हूँ ना कि ओरिजिन कब क्या क्यों हुआ है वो नहीं मैटर करता है, आज की डेट में उसकी क्या मैनिफेस्टेशन है रियलिटी में, वो मैटर करता है। तो अगर कट्टरवाद में इंसान रहेगा जहाँ दिमाग नहीं चला रहा है, चीज़ों पे क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है, तो फिर कोई भी रिलीजन हो, जानवर हो या इंसान हो, कटेंगे। दैट इज़ अनफॉर्चुनेट रियलिटी। तो आई डोंट हैव अ थिंग अगेंस्ट रिलीजन, बट अगर रिलीजन के नाम पे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कम हो रही है, देन आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। दैट टाइप ऑफ रिलीजन शुड बी बैंड इन माई ओपिनियन, जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग आपकी कम हो रही है, सोचने की क्षमता कम हो रही है, यह आपको सवाल पूछने के लिए आपको मना किया जा रहा है। भगवान हो, किसी ने हमको बनाया, वी हैव आवर ओन कॉन्शियसनेस टू मेक आवर ओन डिसीजंस, राइट। हमें समझ में आना चाहिए कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब इसमें भगवान ने हमको बताया नहीं बताया उससे मतलब नहीं है ना। सामने बकरा है, मुर्गा है, वो कट रहा है, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, वी नो साइंटिफिकली कि वो जानवर है जिसमें दर्द महसूस करने की क्षमता है। तो क्या हमें वो इंसान बनना चाहिए कि हम उसके साथ ये शोषण करें कि ना करें, ये अपने हाथ में है। ये अगर हम कर भी रहे और इसका हमने जिम्मेदार बिल फाड़ दिया है माँ दुर्गा के नाम पे या फिर अल्लाह के नाम पे, देन वो हमारे साइड से भी मेरे हिसाब से इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है।
सेकंड थिंग है, रिलीजन लेते भी है तो मैं तो वेट कर रहा हूँ कि किसी दिन ऐसा हो कि पता चले कि बकरों का और मुर्गों का कोई रिलीजन हो, अगर इफ़ दे कम अप विथ सम कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ रिलीजन, उनके नज़र में हैवान कौन होगा? हम हम होंगे, राइट? तो हैवान, चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ विच रिलीजन, हैवान कह लो, राक्षस कह लो, उनके लिए हम ही है वो। दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग टू देम। और जहाँ तक शिव जी की बात है, जैसे लोग कहते भी कि हम शिव जी को दूध चढ़ाते हैं। अगेन, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन रिलीजन, बट आई नो कि उनके बहुत सारे नाम हैं, जिसमें से एक नाम है पशुपतिनाथ, जिसका मतलब है कि जानवरों के लिए केयर करना। एंड उनके नाम पे ही अगर हम क्या कहते हैं जानवरों के साथ शोषण कर रहे हैं, देन इससे बड़ा मतलब डिसऑनेस्टी कह लो, इग्नोरेंस, आई डोंट नो व्हाट द राइट टर्म इज, डिसऑनेस्टी, इग्नोरेंस, फुलिशनेस, आई डोंट नो व्हाट द राइट टर्म इज, बट आई डोंट। डिस्कनेक्ट भी होता है कि कनेक्शन नहीं हम वो जोड़ पाते कि ये दूध का प्रोडक्ट लाने के लिए ऐसे एक्सप्लॉयटेशन, ऐसी क्रूरटी हो रही है और हम वो चढ़ा रहे हैं बिकॉज काफ़ी लोग पुराने ज़माने में ऐसा होता था, अभी ऐसा नहीं होता है। तो डिस्कनेक्ट भी है कि ये टाइम्स अलग है, वो मेथड अलग है, टेक्निक अलग है। आई डाउट कि शिव जी ने कभी भी ऐसा बोला होगा कि दूध चढ़ाया जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आज की डेट में जो हो रहा है, आई डोंट थिंक कि कोई भी गॉड करुणा के प्रतीक है, अगर वो न्याय के प्रतीक है, प्रो जस्टिस, प्रो कंपैशन, देन आई डोंट थिंक कि वो इस एक्टिविटी को सपोर्ट करेंगे। आई डोंट थिंक, इररेस्पेक्टिव लोगों क्या कहना है कि श्री कृष्ण जी माखन चुराते नहीं चुराते, वो गॉड थे भाई, वो ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, उनके पास वो सब कुछ डेटा रहा होगा जिसके हिसाब से जो भी वो कर रहे थे। पहली बात तो भगवान को कॉपी करना बंद करो भाई, इंसान बन जाओ पहले ढंग के, उसके बाद भगवान के रेलम में एक्टिविटी करना चालू करो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनसे अच्छी चीज़ें हमने नहीं सीखी। इतने लोगों से मैं आर्ग्यूमेंट सुनता हूँ कि नहीं, श्री कृष्ण क्या कहते हैं, दूध पीते थे। हैव यू इवन रेड 1 or 2 चैप्टर्स ऑफ भगवद गीता? कुछ सीखा है? नहीं, लेकिन ये ज़रूर सीख लिया है कि हमने क्या कहते हैं उनके जैसा दूध पीना है। सो दैट अल्टीमेटली वो हमारे, ये सब एक नरेटिव है जो हमने खुद के लिए बना रखा है जानवरों का शोषण करने के लिए, या फिर ये नरेटिव है बना रखा है अपनी लाइफ को ईजी करने के लिए। दैट्स इट। आप जैसा भी बता रहे थे कि खाने का वेज या नॉन वेज फूड का एक रिलीजियस एंगल होता है, एक रिलीजियस बिलीफ है। क्या इंडिया में वेज और नॉन वेज फूड को पॉलिटिकल लेंस से भी देखा जा सकता है? है ही है, इंडिया में फूड पॉलिटिक्स बोल के बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके बहुत सारे डॉक्यूमेंटेड केसेस है जो कास्टिज्म के अंडर में आते हैं। कितने सारे केसेस हैं जहाँ पे समवन फ्रॉम एन अंडर प्रिविलेज कास्ट ने, किसी ने घी कंज्यूम कर लिया तो लोगों ने जाके उनको मार पीट दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस है कि आप कैसे ये कर सकते हो, ये तो आपकी जाति के लिए नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस है, तो वहाँ से फूड पॉलिटिक्स आता है। फिर एक फूड पॉलिटिक्स में रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी है कि नहीं, कि हम जैसे केरला में है और भी कुछ स्टेट्स में है जहाँ पे बहुत बार बीफ कंज्यूम करते हैं एज अ रेजिस्टेंस टू कास्टिज्म इन इंडिया। तो फूड पॉलिटिक्स इंडिया में बहुत बड़ी चीज़ है। एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की अंडरस्टैंडिंग की कमी है और कुछ लोगों के इंटेंशन ख़राब है। वो लोग बार बार वीगनिज़म को इसी मुद्दे के साथ जोड़ते हैं। एक इन्फ्लुएंसर डॉक्टर है जिनको मैंने अभी कुछ टाइम पहले उनके ऊपर एक एक्सपोज वीडियो बनाया था कि उनके आर्ग्यूमेंट्स में कितने सारे लॉजिकल फैलेसीज थे। तो उनका एग्जांपल दे रहा हूँ कि मतलब शी रिप्रेजेंट्स दिस साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट वीगनिज्म, कि वीगनिज्म एक एक्सटेंशन है कास्टिस्ट वेजिटेरियनिज्म का। ये एक आर्ग्यूमेंट है जो पॉलिटिकल लेफ्ट की तरफ से है अगेंस्ट वीगनिज्म इंडिया में। इसका फंडामेंटल फ्लॉ इस आर्ग्यूमेंट में ये वही जो मैंने पहले बात बोली कि वेजिटेरियनिज्म जो कि एक एज अ डाइट देखा जाता है, एंड वीगनिज्म को भी उसी लेंस में जोड़ दिया जाता है। एंड क्योंकि डाइट पर्सपेक्टिव से थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ है वेजिटेरियनिज्म और वीगन फूड में, तो इसके लिए लोग उसको जोड़ देते। बट देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड कॉन्टेक्स्टॉमी इंग्लिश में, जिसका मतलब ये है कि आपने कुछ बात बोली, मैंने उसका कॉन्टेक्स्ट पूरा घुमा के चेंज कर दिया और उसको कहीं और पे बैठा किया, ताकि आपकी बात को मैंने एक तरीके से, जिसे स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, कि आपकी बातों को मैंने तोड़ के मरोड़ के गलत तरीके से प्रेजेंट कर दिया। सो दिस इज़ व्हाट इज़ डन, एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस vegans and animal rights activists to
present the case for veganism and present the case for animal liberation in a very apt manner ताकि लोगों को समझ में आए, which is at the core of it बहुत ही fundamental चीज़ है कि वो जानवर की नज़र से है. It is not from the perspective of इंसान. तो फूड पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ क्लैशेस बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ ह्यूमंस. इंसानों के बीच में जो मतभेद है, जिसको ऑफ कोर्स वहाँ पे जो प्रॉब्लम है दैट शुड बी रिजॉल्व, बट लीव द एनिमल्स आउट ऑफ इट. उनका एनिमल ना हिंदू है ना मुस्लिम है, ना मुर्गा ना हिंदू है ना मुस्लिम है, ना ब्राह्मण है ना क्षत्रिय है ना कुछ है, उसे सब कुछ नहीं पता. तो हम फूड पॉलिटिक्स में या इन जनरल में फूड पॉलिटिक्स क्या, फूड से ही एनिमल्स को बाहर निकालना चाहिए. एज सिंपल एज दैट. एनिमल्स आर नॉट इन दिस डिस्कशन. अनफॉर्चुनेटली वो अपनी आवाज़ उठा ही नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए उनको नेग्लेक्ट कर दिया गया है. आई डोंट नो कि वो आवाज़ उठा नहीं पा रहे, हम उनकी आवाज़ सुन नहीं पा रहे, उनकी चीखें, उनका रोना, उनका दर्द हम वो नहीं सुन पा रहे. आवाज़ मतलब वो चीख रहे चिल्ला रहे. जब मैं कह रहा हूँ आवाज़ उठा नहीं पा रहे, मैं कह रहा हूँ कि वो एक्टिविज्म नहीं कर पा रहे, वो ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे, कि इंसान सड़कों पे धरना नहीं कर पा रहे, इसलिए उनकी आवाज़ नेग्लेक्टेड है. हर विक्टिम चीखता चिल्लाता है, लेकिन जिसको सुनना होता है वो तभी सुनता है जब उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जाए, चाहे वो ब्रिटिश इन्वेजन ऑफ इंडिया हो, चाहे वो फेमिनिज्म हो. जब तक एक्टिविज्म के माध्यम से ऑप्रेसर तक अपनी बुलंद आवाज़ ना पहुंचाई जाए, तब तक लोग नहीं चेंज होते. चेंज होना आसान नहीं है ना, सबके लिए तो कंफर्टेबल है ना. एट द एंड ऑफ द डे अपनी ज़िंदगी कंफर्टेबल है उनके लिए, तो चेंज होने के लिए उनको अकाउंटेबल ठहराना बहुत ज़रूरी है. तो इसके लिए मेरा मैसेज है टू अ लॉट ऑफ एंटी कास्ट एक्टिविस्ट की जो आप काम कर रहे हो बहुत बहुत उम्दा काम है. कि कास्टिज़म एक बहुत ही नीच घटिया चीज़ है जो हमारे देश से एलिमिनेट होनी चाहिए. 100% कोई भी एक्ट ऑफ कास्टिज़म हो उसको कॉल आउट करना चाहिए, ठीक है. एंड कॉल आउट होते जैसे हमें भी तब पता चलता है कि अच्छा ये हम जो शब्द यूज़ कर रहे थे ये कास्टिस्ट शब्द था. मुझे पता ही नहीं था बहुत टाइम तक कि एक शब्द है, मैं अब मेरे वोकैबुलरी में था. अब मुझे पता चला बाद में कि इट इज़ अ कास्टिस्ट स्लर. क्यों पता चला? कि मैंने किसी एंटी कास्ट एक्टिविस्ट का कंटेंट देखा था, आई थिंक 2-3 साल पहले की बात है. तो जो आप काम कर रहे हो बहुत अच्छा है, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एक और विक्टिम इन्वॉल्व है. एंड इफ़ जो कहते हैं सोशल मूवमेंट्स में कि यू आर फॉर टोटल लिबरेशन या कंसिस्टेंट एंटी ऑपरेशन अगर आप है, तो आपको हर विक्टिम के माध्यम से हर विक्टिम की नज़र से सोचना चाहिए. एंड एट द वेरी लीस्ट इतना तो सोचना चाहिए कि आपका कितना पार्टिसिपेशन है उसमें. सो अगर आप किसी जानवर की हत्या कर रहे हो, उसके खिलाफ शोषण कर रहे हो, देन यू आर ऑल्सो एन ऑपरेसर टू दैट एनिमल. यू आर एन, मतलब अगर जानवर वही है ना, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एनिमल. या दैट्स ट्रू. तो वी एस्टैब्लिश कि फूड पॉलिटिकल है, फूड और पॉलिटिक्स आप सेपरेट नहीं कर सकते, तो क्या वीगनिज्म भी पॉलिटिकल होना चाहिए? हर सामाजिक न्याय आंदोलन पॉलिटिकल होना चाहिए. क्या जानवर इस चीज़ से मुक्त हो जाएंगे कि आप वीगन बन गए और मैं वीगन बन गया, लेकिन इस कमरे में बाकी लोग जो है वो वीगन नहीं है? वो अगर वीगन नहीं है, उनको वीगन बनाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, और ये जो कुछ करना पड़ेगा दिस इज़ ओनली पॉलिटिक्स. तो पॉलिटिकल डिस्कोर्सेज में वीगनिज्म आना चाहिए. ऑल एनिमल्स शुड ऑल्सो हैव लीगल प्रोटेक्शन. वो पॉलिटिक्स से ही आएगा, और कैसे आएगा? हम वेट नहीं कर सकते कि लोगों के अंदर में ये कॉन्शियसनेस जागे और सब एकदम अच्छे इंसान बन जाए ओवरनाइट. आज तक नहीं हो पाया. इनफैक्ट लीगल रिफॉर्म्स है कि किसी के साथ क्राइम करो, इंसान के साथ भी क्राइम करो तो उसके लीगल रिपरकशंस है, लेकिन तब भी लोग क्राइम कर रहे हैं. तब भी लड़कियां, हम ये पॉडकास्ट दिल्ली में शूट कर रहे हैं, गर्ल्स आर नॉट सेफ इन दिल्ली, इवन दो इट इज़ अ क्राइम to attack a woman or anything of that nature, right? Yeah. But still it is happening. Yeah. But legal reform है, इसके लिए उस स्तर पे नहीं हो रहा है जिस स्तर पे अदरवाइज लोग करेंगे. ऐसा मेरा मानना है कि अगर लीगल रिफॉर्म हटा दिया जाए तो एकदम, जिसे कहते हैं एकदम स्टेट ऑफ एनार्की में हम पहुंच जाएंगे, जहाँ पे सब जो भी वल्नरेबल है उसका शोषण और ज़्यादा, मतलब 100x 1000x स्केल पे होगा. लाइकवाइज हर इंसान नहीं चेंज हो सकता है फॉर द कॉज ऑफ एनिमल लिबरेशन ऑल्सो. एट द एंड ऑफ द डे कुछ परसेंटेज हमेशा रह जाएगा, उसके लिए हमें लीगल रिफॉर्म चाहिए. वो कहाँ से आएगा?
ये मांग जब हम सरकार से करेंगे, पॉलिसी मेकर से करेंगे, लॉ मेकर से करेंगे, तो इट इज़ पॉलिटिकल. इट पर्सनल लेवल में एवरीवन हैज़ टू चेंज, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल्सो फाइटिंग अगेंस्ट पावर स्ट्रक्चर्स. जैसे कि मीट इंडस्ट्री हो गया, डेयरी इंडस्ट्री हो गया. इट इज़ नॉट जस्ट मेड अप ऑफ इंडिविजुअल्स. एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पावर सेंटर्स बैठे हुए हैं जिनका इस चीज़ से बहुत मुनाफा होता है. उनके साथ लड़ने के लिए दिस हैज़ टू बिकम अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, अदरवाइज ये नहीं हो सकता है. सो इट इज़ अ पॉलिटिकल मूवमेंट. आज की डेट में बस ये है कि हमें और वीगन्स की ज़रूरत है और बुलंद आवाज़ की ज़रूरत है. जब वी हैव इनफ ऑफ दैट, आई थिंक ये मतलब सरकार से डिमांड करेंगे, हम आपको वोट तभी देंगे जब आपके मैनिफेस्टो में ये होगा कि आप कह रहे हो कि आप जानवरों को प्रोटेक्ट करोगे, जानवरों को सुरक्षित करोगे, तभी हम आपको वोट देंगे. हमें जैसे आज की डेट में भी सरकार करे ना करे, उनके मैनिफेस्टो में तो होता है ना कि हम गरीबी मिटाएंगे, भले ही मिट रही है नहीं मिट रही है, लेकिन उस कदर वहाँ तक तो आना पड़ा ना, उनको एटलीस्ट पेपर में दिखाना पड़ रहा है. तो वीगनिज्म को भी, एनिमल राइट्स को भी हमको उस स्तर पे लेके आना पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में पॉलिटिकल डिस्कोर्सेज में ये नहीं है. एक आध पॉलिटिशियंस है, इंडिविजुअल पॉलिटिशियंस जो एनिमल लिबरेशन पे बात करते हैं, बट अगेन एट देयर वो पैमाने पे नहीं, जिस पैमाने पे होना चाहिए. हाँ, मतलब उनके पार्टी लेवल पे वो डिस्कशन नहीं है, तो दैट हैज़ टू बी देयर. पॉलिटिक्स की बात करें या नेशन वाइड बात करें, इंडिया एज अ कंट्री इज़ अ प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री. आई थिंक ओवर 70% ऑफ इंडियन जितना डेली प्रोटीन उनका इंटेक होना चाहिए उससे कम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं. तो ये आर्ग्यूमेंट मैं बहुत बार सुनती हूँ कि अगर हम सब लोग वेजिटेरियन हो जाएंगे या वीगन हो जाएंगे तो वैसे भी हमें इनफ प्रोटीन नहीं मिल रहा है. और वेजिटेरियन या वीगन डाइट से हम और भी ज़्यादा मैल नरिशमेंट की तरफ या प्रोटीन डेफिशिएंसी की तरफ एज अ कंट्री हम वो पाथ पे चल रहे हैं. सो इज़ प्रोटीन डेफिशिएंसी एंड वीगनिज्म कनेक्टेड? तो ये जो बात जो लोग करते हैं ऐसी, पहली बात तो आपने बोला 70% प्रोटीन डेफिशिएंट है. 70% से ज़्यादा इंडियंस प्रोटीन डेफिशिएंट है. ठीक है. इंडिया में कितने परसेंट लोग वीगन होंगे? व्हाट डू यू थिंक? 1% से भी कम. 1% होगा. वी डोंट हैव द डेटा, आई डोंट नो किसी ने सर्वे किया, बट विलिंग टू अज्यूम कि चलो 1% होगा. वेजिटेरियंस का आई थिंक डेटा है, आई थिंक इट्स क्लोज टू 25%. हाँ 25-30% के आसपास. ठीक है. हाँ. बाकी बचे 70% नॉन वेजिटेरियन. तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, पर वो फिर भी प्रोटीन डेफिशिएंट के आंकड़े में आते हैं, है ना. तो ऐसा नहीं है कि वो नॉनवेज खा रहे हैं तो इसके लिए प्रोटीन डेफिशिएंट, प्रोटीन उनका इंटेक पूरा हो जा रहा है. द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, एंड आई थिंक जो 70% प्रोटीन डेफिशिएंसी वाला जो रिपोर्ट है उसमें भी आई थिंक ये पब्लिश है या फिर किसी और जगह पे ये पब्लिश हुआ है. द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज प्रोटीन अवेयरनेस. इट इज़ नॉट अबाउट नॉन वेज, वेज, वीगन, प्लांट बेस्ड डाइट. इट इज़ अबाउट प्रोटीन अवेयरनेस. अभी अगर मैं रैंडमली लोगों से पूछना चालू कर दूं कि आपको कितने प्रोटीन की ज़रूरत है और आप कितना प्रोटीन खा रहे हो, किसी के पास ये आंसर ही नहीं होगा. मैं कम से कम, आई एम नॉट किडिंग, मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, कम से कम 100 टाइम्स से ऊपर ये कॉन्वर्सेशन मैंने किया है. जब लोग मेरे से पूछते हैं कि हमको प्रोटीन कैसे मिलेगा, तो पहले मैं आंसर देता था कि आप टोफू खाओ, ये खाओ, वो खाओ. मैं ये सब नहीं देता हूँ. मैं पूछता हूँ अच्छा आपको अभी कैसे मिल रहा है, तो नहीं हमको तो मतलब आई डोंट नो. हाउ मच प्रोटीन आर यू टेकिंग राइट नाउ, आई डोंट नो. हाउ मच इज़ नीडेड, ये भी नहीं पता है. लेकिन क्योंकि दिमाग में बना हुआ है कि वीगन बनेंगे तो और प्रोटीन नहीं मिलेगा. इट्स जस्ट अ नरेटिव, इट्स नॉट अ डेटा ड्रिवन आंसर. कमिंग बैक टू हाउ मच प्रोटीन इज नीडेड, जो ग्लोबल रिकमेंडेशन है 0.8 इंटू पर kg बॉडी वेट. कुछ लोगों का मानना है इससे कम भी में भी काम चल जाएगा, कुछ का मानना है इससे ज़्यादा में भी काम चल जाएगा. लेट्स स्टिक विथ 0.8 जो बॉडीज अक्रॉस द वर्ल्ड जिन्होंने ये रिकमेंड किया है. सो फॉर अ मेल जो 70, लेट्स अज्यूम किसी कोई मेल है 70 kg वेट पे, उसके लिए कितना हुआ 56 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन से अगर वो कंज्यूम कर रहा है तो वो प्रोटीन डेफिशिएंट नहीं होगा. नाउ द क्वेश्चन इज कि जितने लोग ये बोलते हैं कि वीगन होने से या फिर प्लांट बेस्ड डाइट पे आने से आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा, क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि 56 ग्राम प्रोटीन मिलना मुश्किल है? इट्स नॉट टफ. आपको बस नॉलेज होना चाहिए किस चीज़ में कितना प्रोटीन है और आप क्या खा रहे हो. जैसे लोग बोलते हैं कि नहीं वेजिटेरियन डाइट में आप क्या कहते हैं, इट इज़ कार्ब हैवी, विच इज़ राइट कि कार्ब हैवी है, बट उसका सोल्यूशन ये नहीं कि उसमें आपने
एनिमल फ्लैश डाल दिया। अरे आप समझो इस बात को कि आप इतना चावल खा रहे हो, इतनी सी दाल खा रहे हो, उस दाल में भी 80% पानी है, तो आप उसके रेशियो को रिवर्स करो, सोया चंक अपने डाइट में इंक्लूड करो, सोया अपने डाइट में इंक्लूड करो। 56 ग्राम प्रोटीन ये इस लेवल पे रहना कोई बड़ी बात नहीं है अगर अवेयरनेस है। दैट बीइंग सेड, ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि फूड एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम इंडिया में है। बहुत लोग अनफॉर्चुनेटली आज भी ऐसी जगहों में हैं या बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड जिनके पास फूड एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम है, एंड उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसा मूर्ख प्रिविलेज जैसी बातें नहीं कर रहा हूँ कि उनको नहीं मिल रहा है, बट दैट इज़ अ सेपरेट प्रॉब्लम। वो फूड एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम है, वो वीगनिज्म की प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट वैसे भी कर ही रही है ना आज। अगर क्या कहते हैं वीगनिज्म से प्रॉब्लम बढ़ जाता, नॉनवेज से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, एनिमल को मार के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इंडिया में आई थिंक 1 बिलियन हेंस को हर साल मारा जाता है। आप एनिमल हस्बेंड्री रिपोर्ट जाके पढ़िए, कितने जानवरों को इंडिया में हर साल मारा जाता है। इतने जानवरों को मार के भी जो प्रोटीन डेफिशिएंट लोग हैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है फॉर 2 रीजंस। वन, लार्जली इज अवेयरनेस, ठीक है, एंड दैट्स वाई प्रोटीन डेफिशिएंसी की जो प्रॉब्लम है वो क्लास एग्नोस्टिक है। ऐसा नहीं कि जो सिर्फ गरीब है उसी को प्रोटीन डेफिशिएंसी है। जो मिडिल क्लास फैमिली से है, अपर मिडिल क्लास फैमिली से है, एंड अपर क्लास से भी, जिसको नहीं पता है प्रोटीन के बारे में, भले ही वो क्या कहते हैं 700 रुपये की आइसक्रीम खा रहा है और क्या कहते हैं एलीट फूड खा रहा है, लेकिन उसको नहीं पता है प्रोटीन के बारे में, तो वो भी डेफिशिएंट हो जाएगा। एंड जो अनफॉर्चुनेट अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम है, बट दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ प्लांट बेस्ड डाइट। तो ये दोनों चीज़ों में मतलब जस्ट बिकॉज कि फूड के डोमेन में आ रहे हैं, लोगों ने इसका गलत कोरिलेशन बना दिया है। एज सिंपल एज दैट। जिसको नॉलेज है वो प्लांट बेस्ड डाइट से भी प्रोटीन कर लेगा, जिसको नॉलेज नहीं है वो एनिमल फ्लैश खा के भी नहीं कर पाएगा। आपने एक्सेसिबिलिटी की बात की एंड मैं आर्ग्यूमेंट काफ़ी बार सुनती हूँ कि वीगनिज़म गरीबों के लिए नहीं है, वीगनिज़म लोअर इनकम फैमिलीज़ के लिए नहीं है, वीगनिज़म ही एलिटिस्ट चीज़ होती है कि सिर्फ जो अपर मिडिल क्लास या हायर लाइक वेल्दी फैमिली से जो आते हैं सिर्फ वही प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या इसमें कोई सच्चाई है? पहली बात तो ये आर्ग्यूमेंट देता कौन है? अगर आप जो लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं उनका अगर सर्वे किया जाए, एंड बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस जितने लोगों से मैं ये पूछता हूँ, ये आर्ग्यूमेंट वही दे रहा है जो जिसके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। दे हैव एक्सेस टू फूड, ठीक है, लेकिन फिर भी वो ये आर्ग्यूमेंट दे रहे, ठीक है, विच इज़ फाइन, बट एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू कॉल आउट ऑन देयर हिपोक्रेसी कि वो ये आर्ग्यूमेंट दे रहे। मैं ये समझ सकता हूँ एक बार को कोई मेरे को बोल रहा है कि गरीबों तक कैसे हम प्लांट बेस्ड फूड पहुँचाए। हालांकि वंस अगेन द प्रॉब्लम इज कि वहाँ पे ये नहीं है कि प्लांट बेस्ड फूड कैसे पहुँचाए, वहाँ पे रियल प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे फूड कैसे पहुँचाए। बट ठीक है, प्लांट बेस्ड फूड कैसे पहुँचाए ये आपका कंसर्न हो सकता है, लेकिन क्या आप मुझे ये कह रहे हो कि क्योंकि एक आदमी जो अंडर प्रिविलेज क्लास से है वो वीगन नहीं बन सकता है, इसलिए मैं जिसके पास सब कुछ ऑप्शंस है मैं जानवरों का शोषण करूँगा? डज दैट मेक एनी सेंस? कि आप कर क्या रहे हो अल्टीमेटली? मेरे हिसाब से तो आप जानवरों के साथ शोषण कर ही रहे हो, आप उसके मजबूरी का भी फ़ायदा उठा रहे हो क्योंकि आप उसके कंधे से बंदूक चला रहे हो। सो ये बहुत ही ख़राब बात है कि आप किसी और की मजबूरी को, किसी और के कंस्ट्रेंट को अपना जस्टिफिकेशन फॉर एक्सप्लॉयटेशन बता रहे हो। तो पहली बात तो ये हो गई, तो उनकी हिपोक्रेसी को कॉल आउट करना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कि उन तक फूड एक्सेसिबिलिटी नहीं है, और ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके पास फूड एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम हो। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई 14-15 साल का लड़का है, लड़की है, उसे समझ में आ गया कि मुझे एनिमल नहीं कंज्यूम कर रहा है, लेकिन दे आर नॉट अ डिसीजन मेकर एट देयर होम। तो उनके पेरेंट्स डिसाइड कर रहे हैं, तो अगर उनके पास में एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो उनके पेरेंट्स दे ही नहीं रहे उनको प्लांट बेस्ड फूड या न्यूट्रिशन। देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वीगनिज्म है क्या। वीगनिज्म इज नॉट जस्ट अबाउट कंजम्पशन। कंजम्पशन तो आज की डेट में, बिकॉज वी लिव इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन एनिमल एक्सप्लॉयटेशन। एवरीथिंग। मैं इतना बड़ा वीगन बन जाऊँ, आप बन जाओ, बहुत बड़ी बात नहीं है कि गलती से आप भी कभी कुछ पहन लिया, कुछ खा लिया, बाद में चल के यार इसमें भी था, बिकॉज एवरीथिंग इज बिल्ट अराउंड इट, राइट। वीगनिज्म सबसे पहले ये समझना होगा विचारधारा है कि जानवरों के साथ शोषण नहीं करना है। पहले तो ये विचारधारा अपनाओ। कंजम्पशन तो ठीक है, आप आज नहीं तो कल चीज़ें सॉर्ट आउट कर लोगे। फूड एक्सेसिबिलिटी जिनके पास नहीं है, आज नहीं तो कल पहुंच जाएगा, लेकिन सबसे पहले ये विचारधारा पे तो आओ कि जानवरों के साथ शोषण नहीं करना है, जो हम कर रहे हैं वो गलत है। सबसे पहले दैट माइंडसेट हैज़ टू कम कि एनिमल्स आर नॉट हियर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन।
जिसे एनिमल एथिक्स की भाषा में बात करें जिसे कहते हैं एबॉलिश एनिमल स्लेवरी, या फिर एनिमल्स को एक कमोडिटी की तरह नहीं देखना है। पहले तो इस मानसिकता को तोड़ना है, उसके बाद में कंजम्पशन कुछ के लिए आज आसान होगा, कुछ के लिए शायद कल आसान हो। फॉर मोस्ट पीपल भारत में इट इज़ पॉसिबल, बट अगेन कुछ लोग हैं जिनके लिए फूड ही इन जनरल चैलेंज है, तो उनके लिए वो प्रॉब्लम हो सकता है, बट फॉर मोस्ट पीपल इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। सो ये जो घटिया सा आर्ग्यूमेंट है जहाँ पे यू आर एक्चुअली टेकिंग फ़ायदा ऑफ समवन एल्सेस कंस्ट्रेंट, किसी और की मजबूरी को आप यूज़ कर रहे हो अपना जस्टिफिकेशन, ये बहुत ही ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट आर्ग्यूमेंट्स है मेरे हिसाब से। बिकॉज मैं ये समझती हूँ कि अगर समवन फ्रॉम अ लोअर इनकम बैकग्राउंड चाय पी रहे हैं तो वो डेयरी यूज़ कर रहे हैं वो चाय में, उनके लिए सोय मिल्क यूज़ करना, ओट मिल्क यूज़ करना, आलमंड मिल्क यूज़ करना, कोकोनट मिल्क यूज़ करना एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है, ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि उनके लिए वो एक्सपेंसिव है, तो मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा कि उनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है उस चीज़ का, आज की डेट में चाय के लिए एक्सेसिबिलिटी नहीं है, लेकिन दैट प्रॉब्लम इज़ अ मच लार्जर प्रॉब्लम कि उनको ये समझाना कि न्यूट्रिशन क्या है, दूध क्यों पीना है, दूध का रिप्लेसमेंट आलमंड मिल्क को ज़रूरी नहीं है ना, दूध का रिप्लेसमेंट आप टेस्ट के पर्सपेक्टिव से शिफ्ट कर जाओ, आप उसको कैल्शियम और प्रोटीन के रिक्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से सोचो, रिप्लेसमेंट तो बहुत ईजी है प्लांट बेस्ड फूड में भी उसका रिप्लेसमेंट पाना। तो वही है कि कंजम्पशन, देखिए मैं अगेन आई जस्ट जूम आउट अ बिट एंड से इट लाइक दिस, इससे लोगों को समझ में आता है जितना मैंने अपने एक्टिविज्म में देखा है इस चीज़ से। वीगनिज्म दो हिस्सों में है। पहला जो है वाई वीगनिज्म, वीगन क्यों बनना है, पहले इस पे तो अग्री करो, पहले ये तो समझो। वाई वीगन जब हो जाएगा, वाई वीगन इज सॉर्टेड, देन वी कम टू हाउ वीगन। हाउ वीगन के तो थोड़े बहुत चैलेंजेस यहाँ नहीं तो वहाँ पे होंगे जो अपने आप धीरे धीरे निकल जाएंगे, ठीक है ना। आज की डेट में इंडिया में इतने सारे लोग वीगन हैं जो डिफरेंट डाइवर्स बैकग्राउंड से है। आई नो अ फैमिली यूपी में, गांव में पूरी फैमिली वीगन है, उनके घर में गाय भैंस थे, दे सेड कि मतलब जो अभी एग्जिस्ट करे तो उनको ऐसे रखते हैं वो लोग, बोले कि अब हम इस बिजनेस से, इवन दो कि गांव में इट्स वेरी कॉमन घरों में गाय भैंस होना और दूध निकालना, दे हैव गिवन दैट अप। यूपी के एक गांव की बात कर रहा हूँ, इसका एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग वीगन बन रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है कि उनको चैलेंज नहीं आया होगा? गांव में एक ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं जो हर इंसान कर रहा है, दे आर गोइंग अगेंस्ट द स्टेटस को ऑफ दैट विलेज, they must have faced some challenges, right? But still they change. Likewise, I'm sure कि आपको चेंज करने के लिए आपके कुछ challenges रहे होंगे, मेरे कुछ शायद challenges रहे होंगे। The point is कि how vegan sort out हो जाएगा, and किसी को व्हील रीइन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। There's a very good chance कि आपके जैसा ही कोई दूसरा इंसान सिमिलर बैकग्राउंड से ऑलरेडी वीगन बन चुका है, एंड वी हैव टू जस्ट कनेक्ट विद देम। आज की डेट में बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, आई थिंक एट दिस स्टेज इंडिया में वीगन ऑलमोस्ट हर शहर का व्हाट्सएप ग्रुप है। वीगन इंडिया मूवमेंट बोल के एक पेज है, इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट प्लीज़ उनको जाके डीएम करिए। हर इस शहर में लगभग एक वीगन व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे वीगन्स आर कनेक्टिंग। पॉइंट इज़ कि हाउ वीगन कैसे बन रहा है वो हम कुछ ना कुछ करके फिगर आउट करेंगे, एंड ऑफ कोर्स 80-90% जगह में इट इज़ नॉट इवन अ प्रॉब्लम, इट्स ओनली अ प्रॉब्लम ऑफ शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव एंड हैविंग द राइट नॉलेज। 10% जगह में इट इज़ अ लेजिटिमेट प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ पे फूड ही इन जनरल अपने आप में प्रॉब्लम है। तो इन जगहों में भी हाउ वीगन सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मुद्दा है वाई वीगन। क्या आप फंडामेंटल लेवल पे ये मानते हो कि जानवरों के साथ शोषण नहीं होना चाहिए? ये तो एकदम ही, ये तो अपील टू निर्वाणा फैलेसी हो गया ना, कि आप बोल रहे हो कि हाउ वीगन 100% सॉल्यूशन नहीं है तो वाई वीगन पे बात ही नहीं करना चाहिए। लड़कियां 100% कभी सुरक्षित हो ही नहीं सकती है तो लड़कियों की सुरक्षा की बात ही नहीं करनी चाहिए। डजंट मेक सेंस, राइट? ऑफ कोर्स इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा फ्लॉज रहेंगे, कभी इट इज़ लाइक अ कर्व जो आप हमेशा इंप्रूव करते रहोगे। आज ये हम थोड़ा सा इसको और इंप्रूव करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन होता रहेगा, लेकिन फंडामेंटल लेवल पे तो हमें अलाइन करना पड़ेगा ना। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बार लोग बोलते हैं ना कि गरीब नहीं वीगन बन सकता, इसका भी ये भी मतलब एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ही है कि आप ऐसा सोच रहे हो अपने मन में कि वो सेम एथिकल स्टैंडर्ड्स तक नहीं आ सकते क्योंकि उनके प्रॉब्लम अलग है। देयर इज अ टर्म फॉर दिस, इसको बिगेटरी ऑफ सॉफ्ट एक्सपेक्टेशंस, कि आप उनसे उम्मीद कर रहे हो कि वो इस सेम मॉरल स्टैंडर्ड्स पे नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? वो भी आएंगे। वो ऐसे बहुत लोग हैं, मैं तो कितने लोगों को जानता हूँ जो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से है,
जो वीगन है, बट आई नो फ्रॉम द मोस्ट प्रिविलेज बैकग्राउंड पीपल गिविंग द शिटिएस्ट ऑफ द रीजंस ऑफ व्हाई दे शुड नॉट बी वीगन। ये एक सबसे बड़ा डिसऑनेस्ट आर्ग्यूमेंट है। हाँ। हैव यू कम अक्रॉस एनी अदर डिसऑनेस्ट आर्ग्यूमेंट रिसेंटली? ऑब्वियसली इतने सारे मिथ्स है वीगनिज्म के बारे में, बट कोई रीसेंट डिसऑनेस्ट आर्ग्यूमेंट आपने सुना है? मतलब वैसे तो सारी आर्ग्यूमेंट्स डिसऑनेस्ट है, बट ठीक है, लोग अपने क्यूरियोसिटी से सवाल पूछते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स फील पेन की भी बात करते हैं, अगर कोई क्यूरियस होके पूछे तो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन डिसऑनेस्ट मेरे हिसाब से तब होता है जब इंसान वो आर्ग्यूमेंट दोगलेपने में कर रहा है और मिसलीड करने के लिए कर रहा है। आई गिव यू अ वेरी यूनिक आर्ग्यूमेंट जो मैंने अभी रिसेंटली एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर से सुना। वो बोले थे कि वीगन नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें बताई, ये नहीं मिलता। उन्होंने उसमें ये भी बोल दिया कि वीगन्स को क्रिएटिन नहीं मिलता है, ओके। विच इज़ टेक्निकली ट्रू कि वीगन्स वेजिटेरियंस को प्लांट बेस्ड डाइट पे क्रिएटिन नहीं मिलता है। लेकिन इट इज़ अ डिसऑनेस्ट आर्ग्यूमेंट, क्योंकि वो पूरा का पूरा मिसलीड करने की बात है कि आज की डेट में किसी भी सेंसेबल फिटनेस इन्फ्लुएंसर से आप पूछोगे, चाहे वो भले ही नॉनवेज को प्रमोट करता हो, इवन देन दे विल ऑल्सो से कि क्रिएटिन लेने का बेस्ट तरीका इज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सप्लीमेंट। ओके। चाहे इंडिया का फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो, चाहे बाहर का फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो। हाँ। लेकिन जैसे ही आप वैसे इन्फ्लुएंसर हो, आप अपने बायो में डिस्काउंट कोड लगा रहे हो कि सप्लीमेंट जाके खरीदो मेरे इस वाले ब्रांड से, वहाँ पे क्रिएटिन भी बिक रहा है और आप खुद भी क्रिएटिन को कंज्यूम करते हो, लोगों को बोलते हो क्रिएटिन लो। लेकिन जैसे ही वीगन की बात आई, आपने बोल दिया कि वीगन्स को क्रिएटिन नहीं मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने सारे जो डिसऑनेस्टी के लेवल्स हैं मैंने सारे देख लिए, लेकिन ये मेरे लिए एकदम नया था कि यार कितना इंसान कोई गिर सकता है। या तो आप एकदम ही मूर्ख इंसान हो कि आपने ये आर्ग्यूमेंट दिया है, या तो फिर आप अपने ऑडियंस को इतना मूर्ख समझते हो कि आप उनको ऐसे मिसलीड कर लोगे। दैट वाज वन थिंग व्हिच रियली शॉक्ड मी इन द रीसेंट पास्ट। हम जब अभी फ़िटनेस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर्स के बारे में, आपको ये फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर्स जो इंडिया में हैं, उनके बारे में क्या लगता है? बिकॉज़ काफ़ी लोग कहते हैं कि वे प्रोटीन कंज़्यूम करना चाहिए, एग्स कंज़्यूम करने चाहिए। तो पहले तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स की इन जनरल बात करूँगा। आई थिंक इट इज़ अ रियली सैड स्टेट ऑफ अफेयर इंडिया में बात करें। बहुत सारे अच्छे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं जो वीगन भी नहीं हैं, लेकिन इन जनरल वो नॉलेज अच्छा देते हैं। जेसी फिटर हो गए, जीत सलाल हो गए, बहुत पुराने फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं जो काफ़ी अच्छे से नॉलेज देते हैं। एंड नए भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं जो साइंस बेस्ड लिफ्टिंग के ऊपर बात करते हैं। बट ओवरऑल बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, बिकॉज ऑफ रील्स, आज की डेट में फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स की कोई कमी नहीं है। एंड उसमें से मैक्सिमम लोगों को जो है वो सेंसेशनलिज्म बेच रहे हैं। दैट इज़ द थिंग, एंड दे आर मार्केटिंग एजेंट्स फॉर कंपनीज की। एंड इट इज़ अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इट इज़ बिल्ड ऑन लाइज एंड डिसऑनेस्टी। स्टेरॉइड यूसेज इज रैम्पेंट in fitness industry, in Bollywood, in media industry, it's rampant, and everyone is, so many people are using that, but they'll not be honest about it. They will say कि नहीं, ये हमारी मेहनत से है, ये हमारे सप्लीमेंट है, इसको खरीदो, इससे तुम्हारा हो जाएगा। So because of so many lies, I feel it's a sad state of affair of the fitness industry in general. और जहाँ तक वे प्रोटीन की बात है यार, वे प्रोटीन ठीक है, it is a good form of protein when you think about it from muscle building standpoint, no doubt about it, but it is a product of exploitation, as simple as that. वे प्रोटीन होता क्या है कि वो दूध से ही बनता है। इनफैक्ट एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, वो कुछ टाइम पहले बोले वे प्रोटीन जो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द दूध होता है उससे बनता है, विच इज़ ट्रू। कि जब वे प्रोटीन की शुरुआत हुई थी वो इसीलिए हुई थी कि मतलब वो एक पदार्थ था जो यूज़ नहीं हो रहा था, देन पीपल अंडरस्टूड बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो बट आज की डेट में इकोनॉमिक्स डजंट वर्क लाइक दैट। इंडिया में जो वे प्रोटीन आता है मोस्टली न्यूजीलैंड से आता है, कुछ यूरोप से आता है, उनके सप्लाई चेन का इंटीग्रल पार्ट है। ऐसा नहीं है कि दूध बना रहे, बगल में पाउडर फेंक दिया, फिर किसी ने उठा के उसको बेच दिया इतने 6-7 हज़ार के डब्बों में। ऐसा नहीं हो रहा है, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन। तो वे प्रोटीन के लिए भी जानवरों के साथ, इट इज़ अगेन डेयरी इंडस्ट्री, एंड वहाँ के जानवरों में तो कुछ ये भी नहीं है कि गाय माता है, वहाँ पे तो हर जानवर कट रहा है। डेयरी इंडस्ट्री में हर जानवर, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, जहाँ से भी इन सब कंट्रीज से आता है, वहाँ से हर जानवर कट रहा है, एंड इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। द गुड थिंग इज, लकीली फॉर ऑल द जिम ब्रोज एंड द जिम गर्ल्स, कि वे प्रोटीन की जैसा ही प्लांट प्रोटीन भी आज की डेट में अवेलेबल है, जो मल्टीपल सोर्सेज से बन रहा है।
इट इज़ ईजियर फॉर द गट। ज़्यादातर लोगों से आप बात करोगे तो वो यही आपको फीडबैक देंगे कि इट इज़ ईजियर फॉर द गट। Yeah. उसका प्राइस पॉइंट भी कम है, थोड़ा सा स्लाइटली चीपर दैन वे प्रोटीन। एंड ऑल द कंपनीज जो ये बना रही है, एवरी वन इज क्लेमिंग कि उनका जो प्रोटीन है दैट इज एट पार विथ वे प्रोटीन। Yeah. तो वंस अगेन आपके जो भी लाइफ में फिटनेस एस्पिरेशंस है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वे प्रोटीन लो, प्लांट बेस्ड प्रोटीन से भी काम चल जाएगा, एज सिंपल एज दैट। Any brands you recommend? Since I'm not sponsored by any brand, Honest recommendations. yeah, so I have consumed Cosmix, Oziva. I've heard, I think you were only telling me Super U, one brand. Yeah, so Super U is not fully vegan, but Super U का एक नया product है, yeast fermented plant protein, and I've tried the Super U vegan protein powder and it's genuinely very good. Yeah, so I'm yet to try that. तो point is कि अगर once again if I make a general comment, प्लांट बेस्ड प्रोटीन में आप वो लो जिसमें अमीनो एसिड प्रोफाइल पीछे दिया हुआ है, हाँ. और थर्ड पार्टी टेस्टेड हो। ऐसे इंडियन मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है। वन ट्रिविया, वे प्रोटीन की बात करते हैं, सबसे आइकॉनिक ब्रांड पूरे विश्व में इज ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। एंड अभी रिसेंट मैंने नहीं चेक किया, बट आई थिंक 2 साल पहले आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू देयर वेबसाइट, उनका भी प्लांट प्रोटीन है एंड उनके वेबसाइट में ऐसा लिखा हुआ था कि दैट इज एट पार विथ देयर वे प्रोटीन। सो दिस इज ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, लाइक अ जायंट जो ये बोल रहा है कि हमारा प्लांट प्रोटीन है। ये आज से 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। अभी आई एम नॉट श्योर कि उनका आता है कि नहीं आता है। जैसे इम्पैक्ट वे बोल के माई प्रोटीन इतना बड़ा ब्रांड इंडिया में चलता है, उनका भी है प्लांट बेस्ड प्रोटीन, और इंडियन ब्रांड्स अब बहुत सारे। सो पॉइंट बीइंग कि ये कोई कमी नहीं है, एज सिंपल एज दैट। ओके, फिटनेस की हम जब बात कर रहे हैं, काफ़ी जिम ट्रेनर्स एग्स को वेजिटेरियन बोल के प्रमोट करते हैं कि एग्स खाना चाहिए, इसमें प्रोटीन का कंटेंट काफ़ी हाई है। तो इंडिया में ये ना एग्स का डिबेट वेज है या नॉन वेज है, बिकॉज अब्रॉड में एग्स को वेजिटेरियन माना जाता है, इंडिया में हम रेड लेबल लगाते हैं एग्स पे। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? इट डजेंट मैटर कि आप उसको क्या लेबल दे रहे हो। वंस अगेन एज समवन जो क्रिटिकल थिंकिंग पे बात करता है, आपको वेज बोलना है वेज बोल लो, नॉन वेज बोलना है नॉन वेज बोल लो, बट एग्स की रियलिटी को समझो क्या है। वेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो अनफर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जानवर के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है। उस अनफर्टिलाइज्ड एग को आपके प्लेट तक पहुंचाने के लिए एक जानवर को आजीवन कैद करके रखा जाता है। उसके पास इतना जगह नहीं होता है कि वो करवट ले ले। दे आर केप्ट इन कन्फाइंड प्लेसेस इन द मोस्ट हॉरिबल कंडीशंस। जितने भी ये जिम ब्रोज एंड गर्ल्स फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स की एग्स वेजिटेरियंस हैं, उनको जाके बोलिए कि जाके एक बार कभी एग या पोल्ट्री फार्म में जाके एक व्लॉग बना के देखे। वहाँ के हाइजीन कंडीशन और स्मेल के चलते ना वहाँ पर उल्टी कर देंगे वो लोग, सारा का सारा एग और वे प्रोटीन बाहर निकल आएगा। दैट इज़ द रियलिटी, दैट इज़ द कंडीशन इन विच दीज एनिमल्स आर केप्ट। जब वो मुर्गी अंडा नहीं दे पाती है, उसको फिर डिस्कार्ड कर दिया जाता है। व्हाट डज दैट मीन? उसको मारा जाता है। दे आर मेड टू गिव एग्स एट सच एन अननेचुरली हाई नंबर। 250 से 300 अंडे देते हैं साल में। उनके प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, इसके डॉक्यूमेंटेड केसेस है। एंड ये जो मुर्गी जिस अंडे से आई है, अगर हम उस वाले जनरेशन ऑफ एग्स की बात करें, उसमें से अगर मेल चिक्स निकलता है तो उसका क्या होता है? जो नर चूजे निकलते हैं, they are killed on day 1. 3 of the most common methods by which they are killed is either उनको सफोकेट करा दिया जाता है, या उनको डुबा दिया जाता है, या फिर उनको सीधे उठा के बस डिस्कार्ड कर दिया जाता है एंड दे डाई बिकॉज ऑफ हंगर, दफना दिया जाता है। दीज आर वेरी कॉमन प्रैक्टिसेस। दिस इज द रियलिटी ऑफ एग इंडस्ट्री। अब आपको उसको वेज बोलना है नॉन वेज बोलना है, वंस अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि वेज नॉन वेज तो आप इंसान के नज़रिए से बोल रहे हो। अपने आप को जानवर के नज़रिए पे रख के देखो और फिर समझो कि वेज है नॉन वेज है, और उससे बाद ये समझो कि आपको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। वेज है नॉन वेज उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अंडा खा रहे हो देन 100% यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दीज हेंस, एज सिंपल एज दैट। तो सवाल ये पूछना है कि आपको अपने न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरे करने के लिए ऐसे किसी जानवर के साथ शोषण करना है, या फिर थोड़ा अपना बुद्धि का प्रयोग करके प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा बहुत सीख लो
और वही सेम न्यूट्रिशन आप प्लांट बेस्ड फूड से भी कर लो। भाई जो जिम ट्रेनर है, अगेन उनकी हिपोक्रेसी देखिए, जब उनसे अगर बात करें तो उनको अगर हम एग्जांपल्स दे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स के, प्रोफेशनल एथलीट्स के, तो उसमें वो लोग ऐसी बातें करते हैं कि ना ये तो स्टेरॉइड्स पे है। स्टेरॉइड्स पे तो हर कोई है ना, यू हैव टू इक्वेट बोथ साइड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, तब देखो ना कि what is the reality. So there are people who are on plant-based diet, both enhanced athletes जो consume कर रहे steroid just like any other non-vegan, Yeah. वो भी example exist करते हैं। There are athletes जो natural है, वो भी exist करते हैं, and then there are average people like you and me who try to stay healthy and वो भी exist करते हैं। There's the whole spectrum, and there are unhealthy vegans as well जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सवाल ये है कि आप जानवरों का शोषण करना चाहते हो क्या अपने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से? दैट इज़ द रियलिटी ऑफ थिंग्स। या बट हम हेंस के बारे में बात करते हैं, हम गोट्स के बारे में बात करते हैं, शीप हो, पिग्स हो, उनको इतनी एम्पैथी नहीं मिलती जितनी डॉग्स और कैट्स को मिलती है कंट्री में। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का केस, इतने सारे लोग आए थे स्ट्रे डॉग्स के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए स्ट्रीट पे, बट हम डॉग्स या कैट्स के अलावा बाकी किसी भी एनिमल के बारे में जब हम बात करते हैं तो कोई आवाज़ नहीं उठाता। हाँ। क्यों? मैंने भी उसके ऊपर बहुत सोचा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मान लीजिए कोई है, रैंडम नाम ले रहा हूँ, आस्था फ्रॉम दिल्ली, जो नॉन वेजिटेरियन है और वो डॉग्स के लिए आवाज़ उठाती है, प्रोटेस्ट करती है। तो मैं बस अपने आप से ये सवाल पूछता हूँ कि क्या अगर आस्था बीजिंग में पैदा हुई होती तो क्या वो तंदूरी डॉग खाती? चाइना के कल्चर में है डॉग्स को खाना, यहाँ के कल्चर एंड ट्रेडिशन में हैंस को खाना, तो आप हैंस को खा रहे हो, वहाँ पे आप हैंस के साथ डॉग्स को भी खा रहे हो। तो इट इज़ पार्ट ऑफ कंडीशनिंग कि क्यों डॉग्स के लिए आवाज़ लोग उठाते और क्यों बाकी जानवरों के लिए नहीं उठाते। वन इज़ कंडीशनिंग कि हमने, जिसे हम कहते हैं स्पीशीज़म भी कहते हैं, कि हमने अलग अलग जानवर पे अलग अलग वैल्यू रख दिया है। डॉग्स क्यूट है, उसमें भी इंडी डॉग्स के लिए कुछ लोग हेटफुल है या कुछ लोग उसके लिए न्यूट्रल है, लेकिन उनको क्या कहते हैं महंगे ब्रीड के डॉग चाहिए क्योंकि वहाँ पे स्टेटस सिंबल है लोगों को दिखाने के लिए। एट द सेम टाइम हैंस को कोई देखता है तो उसको फूड समझ में आता है, गाय भैंस को देखता है तो मिल्क समझ में आता है। अगेन ये सारे वैल्यू हमने अपने हिसाब से इन जानवरों पे लगा लिए। इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कंडीशनिंग। तो जो डॉग्स से प्यार कर रहे हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग वैसे, बट दैट शुड बी द एंट्री पॉइंट कि वहाँ से आप अपने सोच के दायरे को बढ़ाओ और बाकी जानवरों के बारे में भी सोचो। अदरवाइज दैट इज़ जस्ट कंडीशनिंग, नथिंग एल्स, एज सिंपल एज दैट। ये तो किस्मत की बात है कि आप दिल्ली में पैदा हो गए या इंडिया में पैदा हो गए तो आपको डॉग्स पसंद है। आप क्या कहते हैं वहीं किसी और कंट्री में होते हो, वहाँ पे आप डॉग्स खाते हैं जैसे आप हैंस खा रहे हो। लेकिन यहाँ के लोगों को बहुत बुरा लगता है कि यूलिन फेस्टिवल में तो चाइनीज़ कितना गंदा कर रहे हैं, यूलिन फेस्टिवल में डॉग्स को खा रहे हैं। आप खुद क्या कहते हैं अपने अपने फेस्टिवल्स पे और दूसरे जानवर खा रहे हो, उसका कुछ नहीं। सो दैट आउटलुक हमें अपना जो जिसे कहते हैं सर्कल ऑफ कंपैशन, जिसे बढ़ाना पड़ेगा। दैट इज द मेन थिंग। हाउ विल दैट हैपन? बाय थिंकिंग फ्रॉम द विक्टिम्स पर्सपेक्टिव। अल्टीमेटली आपको अपने ईगो चेम्बर से बाहर आना पड़ेगा और आपको जानवर की नज़र से, विक्टिम की नज़र से सोचना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। अदरवाइज अगर आप डॉग्स के हित में भी बात कर रहे हो तो जो डॉग्स के हित में नहीं बात कर रहे, उनका सर्कल ऑफ कंपैशन में डॉग नहीं आ रहा है, आपके सर्कल ऑफ कंपैशन में हेंस नहीं आ रहा है, गोट्स नहीं आ रहा है। आपको, आप कहीं पे भी आर्बिट्री लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हो ना। तो वो लाइन जो है वो बहुत क्लियर है। फिलोसॉफिकल लोग बोलते नहीं ऐसे तो हम कितना सोचे, ऐसे तो हमारे बढ़ते ही क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी जानवर सेंटिएंट है, जिसमें भी संवेदनशीलता है, उसको हानि पहुंचाने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। एज सिंपल एज दैट। सो ये कोई बहुत बड़ा कोई फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है नहीं, सिंपल सा है। बस अपने अपने आप को चैलेंज करना है, थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को चैलेंज करना है कि नहीं, ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। एंड इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आज नहीं, कल नहीं, 100 साल बाद मान लीजिए, वी विल लुक बैक, जो आने वाली जनरेशन होगी वो सोचिए कैसे लोग थे। द सेम वे वी लुक एट स्लेवर्स टुडे। आज की डेट में बात करना आसान है ना। आज की डेट में आप किसी से भी सर्वे कर लो, बोलेगा कि नहीं यार स्लेवरी तो गलत था। तो मतलब ऐसा तो हुआ नहीं कि एकदम से आज के लोग इवॉल्व हो गए।
उस टाइम के लोग भी ऐसे ही सोच के थे, लेकिन उनको लगता था कि नहीं यार इतना तो चलता है, ये तो हमारे परंपरा का हिस्सा है। या उसमें भी कुछ रहा, कोई लोग ऐसे रहे होंगे कि नहीं हम तो अपने स्लेव्स को बड़े अच्छे से रखते, जैसे लोग आज बोल देते हैं ना हम तो अपने गाय को बहुत अच्छे से रखते, उस तरह भी कोई बोल रहा होगा कि हम तो अपने स्लेव्स को अच्छे से रखते। अल्टीमेटली ये माइंडसेट को गिव अप करना पड़ेगा कि हमारे पास कि हम स्लेवरी कर रहे हैं। लाइकवाइज एनिमल स्लेवरी के माइंडसेट को ख़त्म करना पड़ेगा, दैट इज़ द क्रक्स। तो इसके लिए डॉग्स के प्रोटेस्ट में लोग ज़्यादा दिखते हैं इंडिया में। चाइना में अगर डॉग प्रोटेस्ट भी होगा यूनियन फेस्टिवल, वहाँ पे भी उतने ही कम लोग दिखेंगे जितना इंडिया में वीगनिज्म में दिखते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि जहाँ जब डॉग्स की बात करते हैं तो डॉग्स में वंस अगेन लिप सर्विस से काम चल जाता है कि किसी कोई बॉलीवुड एक्टर है उसको फ़र्क नहीं पड़ता है डॉग से, लेकिन उसको पता है कि यार आजकल मेरे को मतलब मेरी मूवी रिलीज़ होने वाली है 6 महीने पहले, मैं कैसे PR टीम ने बोला कि अभी ये डॉग्स पे बात हो रहा है, आप इस पर एक तेरा स्टेटमेंट मार दो बढ़िया सा कि आई स्टैंड अगेंस्ट द न्यू पॉलिसीज़ विच इज़ अगेंस्ट डॉग्स। तो उन्होंने बोल दिया, वो लिप सर्विस से काम चल गया। कोई कौन टेस्ट करने जा रहा है कि वो है कि नहीं है, बस बात बोल के इंस्टाग्राम स्टोरी डाल के काम चल जा रहा है तो चल जा रहा है। वीगनिज्म में वो नहीं हो पाता है अनफॉर्चुनेटली, दैट इज़ द थिंग। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप समवन कैन टेक, जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहा है, अगर नॉन वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन हो और उनको उनका एनिमल प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन कम करना हो, तो पहला स्टेप क्या ले सकते हैं? तो वही है कि सबसे पहले मतलब इट माइट साउंड काउंटर इंट्यूटिव कि सबसे पहले उसको कंजम्पशन की तरफ मत देखो, पहले हाउ ऑफ कंजम्पशन पे मत आओ, पहले ये सोचो कि क्यों कम करना चाहते हो। पीयर प्रेशर में मत करो, किसी बॉलीवुड एक्टर को देख के मत करो, किसी ये पॉडकास्ट सुन के भी मतलब इट कैन बी अ ट्रिगर पॉइंट, बट थिंक कि ये क्यों करना है। एंड दैट क्यों इज़ वेरी सिंपल, कैन बी समड अप इन 4 वर्ड्स, थिंक फ्रॉम द विक्टिम्स पर्सपेक्टिव। जानवर के नज़रिए से सोचो, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। ये अगर एक बार सोच लिया, उसके बाद कैसे कंजम्पशन कम करना है आज की डेट में, थैंक्स टू इंटरनेट, थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू प्री एग्जिस्टिंग वीगन्स, आप हाउ ऑफ वीगनिज्म तक इररेस्पेक्टिव ऑफ योर लाइफस्टाइल आप पहुंच जाओगे अगर वाई ऑफ वीगनिज्म समझ में आ गया तो इसके लिए मैं कभी ये इस पे ज़्यादा बात नहीं करता हूँ कि वीगन कैसे बनना चाहिए, पहले मैं बोलता हूँ हमेशा वीगन क्यों बनना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई वीगन बन गया तो फिर मेरा उनके लिए एक सजेशन ज़रूर होता है कि आप खाने को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर थोड़ा सा अवेयरनेस अपने अंदर जगा लो। ये नहीं होना चाहिए कि आप वीगन बन गए, क्योंकि बहुत लोगों में देखता हूँ वीगन बनते वो अपने खाने से, अपने प्लेट से खाना एलिमिनेट कर देते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स तो एलिमिनेट कर दिया, लेकिन क्या आपने उसको एडिक्वेटली रिप्लेस किया? ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है आज की डेट में, थोड़ा सा इतने सारे फ्री ऐप्स आते हैं, उसमें 1 महीने के लिए अपना खाना ट्रैक कर लो, थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ा लो। मतलब न्यूट्रिशन जस्ट लाइक फाइनेंस, आपको बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए आज की डेट में, एज सिंपल एज दैट। बट थिंक फ्रॉम द विक्टिम्स पर्सपेक्टिव, यू विल बिकम अ वीगन। आपका क्यों क्या है, आपका वाई क्या है? बिकॉज मुझे बहुत लोग पूछते हैं क्यों एनिमल्स के लिए लड़ती है, लोग एनिमल्स को मारते रहेंगे, लोग एनिमल्स को खाते रहेंगे, तुझे क्यों लड़ना है, क्या तू अकेली क्या कर लेगी? एंड मेरे लिए आई थिंक मेरा क्यों ये है कि दुनिया खाती रहे, दुनिया जानवरों को मारती रहे, बट मेरे लिए इवन इफ आई सेव वन एनिमल, एक एनिमल बच रहा है मेरी वजह से, कि किसी ने बोला मैंने आपकी ये वीडियो देखी, मैंने लेदर छोड़ दिया, आपकी ये वीडियो देखी, मैंने दूध छोड़ दिया, मैंने एनिमल का कंजम्पशन, एनिमल फ्लैश का कंजम्पशन कम कर दिया। मेरे लिए एक भी अगर जानवर बच रहा है तो वो इंडिविजुअल लाइफ है। मेरी आखिरी सांस तक मैं लड़ूंगी, तो मेरे लिए एक इंडिविजुअल, एक एनिमल, वो मेरी फाइट है। तो आपका क्यों क्या है? आई थिंक हर एथिकल एक्टिविस्ट, एथिकल वीगन और एक्टिविस्ट के लिए यही है रीज़न, देयर इज़ नो अदर रीज़न। Animals are the most oppressed group because they can't fight against humans. They can't offer organized resistance. तो उनके लिए अगर हम नहीं आवाज़ उठाएंगे तो कौन उठाएगा? As simple as that. तो ये मेरे ज़िंदगी का लक्ष्य है कि एनिमल्स को इंसानों के शोषण से मुक्ति दिलवाना। हासिल होगा कि नहीं होगा नहीं पता है, लेकिन मैं तो लगा रहूँगा, लड़ता रहूँगा, उसमें कोई वो नहीं है। मतलब लोग बोलते कि आप 5 साल से कर रहे हो, आप थकते नहीं हो। मैं बोलता कि मेरा वार्म अप भी नहीं है अभी। मैं एवरी डे आई गेट अप विथ द एंथुसियाज्म कि आज दुनिया बदलना है। सो दैट इज द डाइव बिहाइंड व्हाटएवर आई डू। What gives you hope? वन थिंग इज आई सी मोर एंड मोर वीगन्स टर्निंग। सो बहुत सारे लोगों के टेस्टिमोनियल, जैसे लोग रीच आउट करते बोलते कि जैसे आपने बोला कि मैं आपकी इस बात से चेंज हुआ। आई रिसेंटली मेट समवन, तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मैं किसी से मिला, बैंगलोर की बात कर रहा हूँ,
जिनसे मैं 3 साल पहले मैंने उनका स्ट्रीट एक्टिविज्म इंटरव्यू लिया था एंड दे वर लाइक डू यू रिमेंबर मी, आपने वीडियो बनाया था और आपने यूट्यूब पे डाला भी है। मैंने कहा कि मैं हाँ रिमेंबर। बोला कि आप बिकम अ वीगन नाउ। वाओ। एंड ऐसे एक और कोई मिली थी, शी हैज़ बिकम अ वीगन बिकॉज ऑफ माई कॉन्टेंट एंड देन उनकी अभी पूरी फैमिली वीगन है। तो ऐसे लोग हैं एंड इन जनरल मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मेरा अभी भी ये मानना है कि ज़्यादातर लोग बाय डिफ़ॉल्ट अच्छे हैं लेकिन अवेयर नहीं है। तो मेरा काम है उन तक ये अवेयरनेस पहुँचाना। सो दैट गिव्स मी होप। जब तक ये होप है तब तक इंडिविजुअल एक्टिविज्म चल रहा है। मान लो कि कभी ऐसा लगता है कि नहीं इंसान तो एकदम मतलब बियॉन्ड, मतलब होपलेसनेस के पार है बात, फिर कुछ और करेंगे एक्टिविज्म स्पेस में ही। फिर हो सकता है कि पॉलिटिक्स में घुस जाए, हो सकता है कि पॉलिटिशियंस को चैलेंज करे, कुछ करे। मतलब आई डोंट हैव अ क्रिस्टलाइज प्लान कि कैसे चीज़ों के साथ मैं चेंज करूँगा, बट लड़ाई करनी है ये क्लियर है। कोई मैसेज हमारे लिसनर्स के लिए जो स्ट्रीट एक्टिविज्म नहीं कर सकते या जो कंटेंट क्रिएशन स्पेस में नहीं है, एनिमल्स के लिए वो क्या कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके, मतलब कोई इसमें there are so many ways in which you can help the animals and कंटेंट क्रिएशन तो एक हो गया, लेकिन आप बोलोगे कंटेंट क्रिएशन स्पेस में नहीं है, फिर भी आप अपनी स्टोरी लोगों के साथ शेयर करो। कहीं आप अपने ऑफिस सेटअप में कोई आपको ऑफर करे, आप बताओ कि नहीं मैं वीगन हूँ बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस। एंड आई अंडरस्टैंड कि बहुत लोगों को शर्म आती है कैमरे के सामने आने में। आई कैन अंडरस्टैंड, बीइंग एन इंट्रोवर्ट आई कैन रिलेट विद दैट, बट एट द सेम टाइम आपको अपने डिस्कम्फर्ट से बाहर आना पड़ेगा। और गलती से आपको लगे कि आप नहीं कर सकते हो, ये आपके लिए अनकंफर्टेबल है, इस बात को इस जगह पे रखना। जैसे कि स्ट्रीट एक्टिविज्म में पोस्टर लेके मैं पहले खड़ा होता, मेरे को अजीब सा लगता था, क्या मैं MBA किया हुआ है, मैं मतलब मेरे कलीग्स मिल जाएंगे मेरे को, ये देख लेंगे, थोड़ा सा झिझक होता था। बस एक ही सवाल है, जैसे जैसे मैं नॉन वीगन्स को बोलता हूँ कि थिंक फ्रॉम द विक्टिम्स पर्सपेक्टिव, वीगन्स को भी ये बोलता हूँ थिंक फ्रॉम द विक्टिम्स पर्सपेक्टिव, कि जो आपका डिस्कम्फर्ट है इज इट इवन कंपेरेबल टू वॉट द एनिमल्स आर गोइंग थ्रू। बस जैसे ही दिमाग में आता है बोला कि आज तो अपना बेस्ट करना है, आज मतलब खड़े यहाँ पे तो 5 लोगों को वीगन बना के ही छोड़ना है। कैमरा में आना है, मन नहीं कर रहा है, लेकिन आके बात करनी है तो करनी है। जस्ट जैसे ही आपको लगे कि आप जो भी करना चाहते हो और आपको बर्नआउट फील हो रहा है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, थिंक फ्रॉम द विक्टिम्स पर्सपेक्टिव। इंडिया में आई थिंक बॉलीवुड को भी एक रिलीजन जैसे देखा जाता है। बॉलीवुड का काफ़ी इन्फ्लुएंस है कल्चर पे, हमारे बिहेवियर पे, ट्रेंड्स, ऑल ऑफ इट। तो क्या आपको लगता है अगर ज़्यादातर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जब वीगनिज्म के बारे में बात करने लगेंगे, वो उनके फैंस को भी इंस्पायर करेंगे वीगनिज्म की तरह मूव करने के लिए? देखिए इसमें 2 व्यू पॉइंट है। जो सिंपलर व्यू पॉइंट है पहले वो शेयर करता हूँ, फिर थोड़ा कठिन वाला शेयर करता हूँ। कि अगर कोई बॉलीवुड में कोई वीगन बन गया, या क्रिकेटर कोई वीगन बन गया, सेम जॉनरा में ही आता है अगेन, ट्रीटेड एज रिलीजन इन इंडिया, उसको देख के कोई वीगन बन रहा है, तो अगेन वो वाई वीगन सॉर्टेड नहीं हुआ ना। आप एनिमल्स के लिए वीगन बन सकते हो। ये ज़रूर हो सकता है कि कल को कोई बॉलीवुड स्टार उसकी बात करे तो आपको उसके बारे में पता चले, और फिर जब पता चले तो वहाँ से आप सोचो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप एनिमल्स के लिए वीगन नहीं बन रहे हो तो पहली बात तो आप वीगन ही नहीं हो। आप प्लांट बेस्ड डाइट पे चले गए तो वो बात अलग हो गई। विराट कोहली का बीच में आया था, खबर उड़ गई थी कि वो वीगन है। ही वॉज ऑन अ प्लांट बेस्ड डाइट बिकॉज उनके कोच ने उनको बताया कि प्लांट बेस्ड डाइट पे शिफ्ट करो। तो इससे आप कभी वीगन नहीं बन सकते। वीगन हैज़ टू, इट इज़ एन एनिमल सेंट्रिक। तो इंडिया में एंड फॉर दैट मैटर सेलिब्रिटी वर्शिप वाला कॉन्सेप्ट नॉनसेंसिकल कॉन्सेप्ट है, कम्स फ्रॉम अ लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। आम आदमी के लिए वो नशे टाइप का है कि ज़िंदगी में कुछ है नहीं तो एंटरटेनमेंट भरा हुआ है तो बस कंज्यूम कर रहे हैं। उससे वीगन नहीं बन सकते। वीगन यू हैव टू बिकम फॉर द एनिमल्स। दैट बीइंग सेड कि अगर बॉलीवुड से अगर कोई वीगनिज्म पे बात करता है तो ऑफकोर्स एक फ़ायदा ये होता है कि उनका प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि वो शब्द बहुत लोगों तक पहुंच जाता है। सो वो एक एडवांटेज है। आई थिंक सम ऑर्गेनाइजेशंस इसी को टैप करने की कोशिश भी करते हैं। इंडिया में भी है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस। बट पर्सनली आई हैव अ वेरी नेगेटिव आउटलुक टुवर्ड्स Bollywood, and I think in this show, because your show is about sustainability, so I can talk about it. At the end of the day, I feel कि जितने भी celebrities है, they are just agents of marketing जो consumption का बढ़ावा दे रहे हैं। At the end of the day, any form, जो ads हो गया, जो भी हो गया, it is all about consumption की, और consume करो और consume करो। And for them, it is just about money. उनको पैसे बनाने हैं उससे। तो एक क्रिकेटर भी कोल्ड ड्रिंक बेच सकता है,
इवन दो वो खुद कभी नहीं पिएगा। एक एक्ट्रेस भी सस्ते चॉकलेट्स बेच सकती है बिकॉज इवन दो वो खुद कभी नहीं खाएगी, उसके डाइटिशियन कभी रेफर नहीं करेंगे। तो वो जो भी बोल रहे हैं, आई एम वेरी स्केप्टिकल कि वो बोल रहे हैं फॉर समवन एल्स। एनिमल्स की तो बात बहुत दूर की बात है, मुझे लगता है वो इंसानों के लिए भी ऑनेस्ट नहीं है। इट इज़ एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द डे इज परफॉर्मेंस। जो वो बात भी कर रहे हैं आज की डेट में, पीआर एजेंसीज ही सब संभालती है, उनको एक एक चीज़ बताया जाता है कि आप ये बोलो, आपकी छवि को हमें इस डायरेक्शन में ले जाना है। सो एवरीथिंग इज़ लाइक दैट। सो आई फील एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जिसमें मैं क्रिकेट को भी इंक्लूड करता हूँ, बॉलीवुड को भी इंक्लूड करता हूँ, इट इज़ मतलब आप शाहरुख खान से ये सीख लो कि एक्टिंग कैसे करनी है, आप शाहरुख खान से ये सीख लो कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होने चाहिए, बिजनेस सीख लो, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट इतना बड़ा बना दिया है, लेकिन बाकी उनसे कुछ मत सीखो। लाइक वाइज सेम गोज फॉर एथलीट्स, आप उनसे फिट कैसे रहना ये सीख लो, बट उनसे और किसी स्पीयर में और किसी रेल में इंस्पायर मत हो। एज सिंपल एज दैट। तो जब वो वीगनिज्म की बात भी अगर कर ले तो आई डाउट कि कितना ही वो लोग उस चीज़ को, क्योंकि वेस्ट में हमने देखा है, वेस्ट में जब वीगनिज्म पीक पे था या है अभी, तो ऐसे बहुत सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपने आप को वीगन बोल लेते हैं एंड देन दे बिकम एक्स वीगन। इंडिया में भी कुछ नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ आई थिंक 5-10 ईयर्स, जब बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आएंगे और बोलेंगे कि हम तो वीगन है बिकॉज वी आर फॉर द एनिमल, एंड देन आफ्टर सम टाइम दे विल गो बैक टू देयर ओल्ड वेज ऑफ वर्किंग, उनका पीआर का काम हो चुका होगा। तो इसके लिए आई डोंट ट्रस्ट बॉलीवुड, इवन दो इट कैन ऑफर दैट स्मॉल स्पाइक एसईओ में कि एकदम से वीगनिज्म किसी ने बोल दिया तो आ गया वो, but I doubt कि that will cause a realistic change. The only hope from, because you asked about Bollywood, जॉन अब्राहम से बहुत उम्मीद है, बट दैट बीइंग सेड उनकी उम्मीद इसलिए है क्योंकि उन्होंने केबीसी में आके बोला था, वहाँ पे मीत जो मेरे अच्छे मित्र भी हैं उनको वहाँ पे ले गए थे और इस विषय पे बात किया है। उन्होंने और भी कुछ शोज़ में वीगनिज्म के ऊपर बात किया, बट देन आई डोंट नो, मे बी बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर या जो भी है, 2-3 साल हो गए उनको भी बोलते हुए, अभी तक वो वीगन हुए नहीं है। तो आई होप ऐसे लोग वीगन बने। एंड देन और भी कुछ सेलिब्रिटीज़ है जो प्रो एनिमल बातें करते हैं। रिसेंटली आई वॉज वॉचिंग दिस वीडियो ऑफ सनी लियोनी, जहाँ पे उनके वो वेजिटेरियन बनी, इस बात को बहुत सेलिब्रेट किया जाता है। तो जहाँ पे भी बातें होती है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस पर बहुत अच्छे से आंसर दिया जाता है, म्यूज़िक पीछे बैकग्राउंड अच्छा से लगाया जाता है कि ये बात मतलब प्रो एनिमल वाली छवि निकल के सामने आए। फिर उनसे किसी ने पूछ लिया कि सनी लियोनी, ये जितने भी लोग हैं, इन लोग के पास में ऐसा तो नहीं कि अवेयरनेस की कमी है, दे नो कि वीगनिज्म क्या है, क्यों है, जानते ही इतने सारे लोग वीगन है, तो आई डोंट थिंक इनके लिए अवेयरनेस इज़ अ प्रॉब्लम। उनसे जब पूछा गया कि आप वीगन क्यों नहीं हो, तो उन्होंने बोला कि चीज़ उनको बहुत पसंद है और उनको चीज़ का रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। तो मैं बोला कि अगर सनी लियोनी को चीज़ का रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, जिनके 50-60-70 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है, हैंड्स डाउन ईजिली मिलेनियर होंगी वो, कोई रिसोर्सेस की कमी नहीं है, देन आप किसी और से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, राइट? सो आई हैव अ ह्यूज मिसट्रस्ट when it comes to celebrities, as simple as that. So the concept of celebrity culture exists because there is huge lack of critical thinking, as simple as that. ये लोग इतने मतलब इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, इतना ज़्यादा फेम है बिकॉज लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग की कमी है। We'll stop celebrating them the moment our critical thinking level rises. So that is what I feel for these celebrities. Shivam, thank you so much, not just for this conversation, but all the work that you do, आपका activism, आपके videos, the amount of effort you put in, empathy, जो भी आपने आज share किया, आपके time के लिए, आपके activism के लिए, thank you so much. From the animals. Thank you so much for hosting me. I hope इसको सुन के ज़्यादा और भी लोग inspire हो, and thank you to you as well for what you are doing. Thank you. It takes a village, right? And जितने ज़्यादा vegans है, जितनी ज़्यादा हम ज़ोर से आवाज़ उठाएंगे, उतना ज़्यादा hopefully change आएगा, because हमारे पास टाइम है, उन जानवरों के पास टाइम नहीं है। Exactly. It is a moral urgency, as simple as that. जितनी देर में ये podcast हमने shoot किया, हमें आइडिया भी नहीं है, millions of animals सिर्फ इतनी देर में मार दिए गए हैं। So it is a moral urgency. Yeah, 96 billion animals, land animals. Yeah. हम तो मरीन एनिमल्स के बारे में बात भी नहीं करते, वो तो ट्रिलियंस में संख्या है। उनका एस्टिमेशन ही है, उनको तो बस वेट से हम उनके नंबर्स तक पहुंचते हैं।
दैट काउंट इफ यू टेक 3 ट्रिलियन एनिमल्स ओवरऑल आई थिंक पहुंच जाएगा 5 बिलियन फैशन के लिए 96 बिलियन लैंड एनिमल्स एंड या ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ marine lives that we kill every year. So that is why we fight, and I hope this conversation inspires somebody Yep. to not treat them as commodities.